कह रहे थे ना कि क्या कह रहे थे कि हरित क्रांति कहाँ से, मेक्सिको से। नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक, जनक का मतलब पैदा, फादर, ठीक है, फादर ऑफ हरित क्रांति, फर्स्ट हरित। तो नॉर्मन बोरलॉग ये कहाँ के थे, तो ये मेक्सिको के थे। मेक्सिको कहाँ है, एटलस में खोजना, अमेरिका के नीचे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो महादेश है ना, उसके बीच वाला जो एरिया है ना, वो मेक्सिको वाला एरिया है। क्लियर, ठीक है। तो यस सर। हाँ, वो जो बीच वाला एरिया है, वही बीच वाला एरिया जो है ना, वो तुमको मेक्सिको का एरिया है, ठीक। अब प्रश्न यहाँ पे, एक मिनट, अब प्रश्न यहाँ ये है कि वो जो हरित क्रांति आई, उस हरित क्रांति से क्या हुआ, तो उस हरित क्रांति से सिर्फ जो है गेहूं के फसलों में वृद्धि हुई। मोट हालांकि उससे तुमको गेहूं, चावल में भी आया था, लेकिन गेहूं में ज्यादा हुआ। लेकिन वह जो हरित क्रांति आई थी उसमें सिंचाई की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी, तो जाहिर सी बात है कि जिस एरिया में सिंचाई की सुविधा ज्यादा होगी वहां वह एरिया में सफल होगा, पहला। दूसरा चीज क्या था कि वह हरित क्रांति में ना पैसे की भी जरूरत पड़ती थी, क्योंकि हार्वेस्टर चाहिए था, ये मशीन चाहिए था। तो जिस किसान के पास ज्यादा पैसा होगा वही वो हरित क्रांति कर सकता था, वो यानी वो फसल को बो सकता था, ठीक है। तो बिहार के किसानों के पास उस वक्त ना उतनी सिंचाई की सुविधा थी, और ना ही जो है उस तरह की पैसा था जिसके द्वारा वो मशीनों को बना सकता था या मशीन खरीद सकता था। तीसरा चीज क्या होता है कि हमने आपको कल भी बताया था कि किसी भी चीज को स्वीकार करने के लिए, किसी भी चीज को, ठीक है, किसी भी चीज को स्वीकार करने के लिए होता क्या है कि नॉलेज जो होता है ना, आपके पास यदि ज्ञान हो तो ज्ञान वाले आदमी, जो बुद्धिमान आदमी उदार होते हैं, किसी चीज को स्वीकार करता है, ठीक है। तुम बोलोगी ना वो कट्टर नहीं होता, ठीक है। और तुम कह सकती हो कि हाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कट्टर होता है, तो हाँ होता है, लेकिन वो कट्टर कहाँ होता है, वह कट्टर फायदा के लिए होता है कि हम इस तरह से, जैसे अभी रामचरितमानस वाला विवाद चल रहा है, तो राम हुए थे नहीं हुए थे, वो अपना वोट के लिए उस तरह का स्टेटमेंट देता है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि कहीं भी होगा पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति या शिक्षा जो है वो सबको साथ लेके चलती है। जितना तुम पढ़ोगे ना उतना कंफ्यूजन होगा तुम्हारे पास, ये सही है ये सही, मूर्ख लोग आएगा नहीं नहीं यही सही है, यही हम बोल रहे हैं ना, यही सही है, ठीक है। लेकिन जो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो बोलेगा कि हो सकता है ये भी सही हो, ठीक है, लेकिन हम तो ये जानते हैं, ये इतना दावा के साथ बोला तो हो सकता है वो सही हो सकता है वो भी सही हो, देख लेते हैं फिर से, ठीक है। तो दैट मीन्स कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो चीजों को ना उस रूप में देखता है, उस, अरे मनसिका अभी तक हमको फोन करी क्या, मनसिका? यह जय जवान जय किसान का नारा दिया, यह नारा ये बताता है कि जिस तरह से युद्ध, जिस तरह से भारत के लिए या देश के लिए जवान जितना जरूरी है उतना ही जरूरी किसान भी है, ये बताता है जय जवान जय किसान। यानी कि, यानी जय हिंद भारत, सर। जय हिंद बाबू, म्यूट कर लो समीक्षा। किसान जो है, जय जवान जय किसान का नारा ये मतलब बताता है कि भारत के लिए जितना सैनिक जरूरी है उतना ही किसान भी जरूरी है, और इसीलिए जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। अब प्रश्न है कि सिर्फ किसान का नारा देने से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमको ये बनना है वो बनना है, वो नारा से बनने से नहीं होगा, हमको काम करना होगा, उस दिशा में काम करना होगा, ताकि हम जो चाहते हैं, जो मेरा डिजायर या इंटेंटेड इंटेंशन जो है मेरा, हम उसको अचीव कर सके, जो मेरा इंटेंडेड गोल है उस गोल को हम कैच कर सके। तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा और रणनीति बनाना पड़ेगा, उस रणनीति के तहत हम वहां पहुंच सकते। तो इसलिए क्या हुआ कि हमारे यहाँ हरित क्रांति के लिए व्यवस्था हुआ। तो उसी वक्त नॉर्मन बोरलॉग ने, जो मेक्सिको के थे, मेक्सिको आप लोग एटलस में खोजिएगा, उन्होंने जो एक मेक्सिकन हाई याल्डिंग सीड, हाई याल्डिंग सीड HYV नहीं था हम लोग जो कल पढ़े थे, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक सीड बनाया, निर्माण किया, जिसके तहत जो है गेहूं की मात्रा या उत्पादकता बढ़ने लगी, ठीक है। तो यह हरित क्रांति वहां पे होना था इसमें, इसमें सिंचाई की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी। सिंचाई जब देंगे, फसल को पानी जब मिलेगा, तब मतलब हाई यील्डिंग सीड जो है, जो हरित क्रांति के लिए लाया गया, तब वो ज्यादा फसल देगा। साथ में
उस फसल के लिए उर्वरक की भी मात्रा चाहिए। हमने आपको कल कहा था ना कि एनपीके, कल हमने नहीं बता पा रहे थे, हमको याद नहीं आ रहा था। एनपीके उर्वरक होता है। एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का मतलब होता है फास्फोरस, के का मतलब होता है पोटास। तो एनपीके जो है ये एक उर्वरक है जो खेत में डाला जाता है, और यदि किसी खेत में नाइट्रोजन की मात्रा कम है तो वो नाइट्रोजन वाला यूरिया डाला जाएगा, या पोटाश डाला जाएगा, या कैल्शियम जो भी वो डाला जाता है। और इससे क्या होता है कि यदि उस खेत की मिट्टी में उस तत्व की मात्रा, या पोटाश की, नाइट्रोजन की या कैल्शियम की मात्रा कम है, तो वो उसमें मिलता है, और मिलने के बाद वह पौधा जो है अपने जड़ से, ठीक है, मिट्टी से उन चीजों को बाहर लेके आता है, और अब उससे फिर जो फल होता है या पौधा होता है बड़ा विकसित होता है, उसमें फसल लगते हैं। तो ये चीजें आने लगी। तो जाहिर सी बात है कि यदि हम हाई यील्डिंग सीड लाएंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा उसमें। बाजार में कोई सामान है, घर में कोई सामान है, घर का सामान तो अच्छा होता है ना, वही आप घर में 200 रुपया में आके चिकन खा लोगे, पनीर 100 रुपया में मंगा के खा लोगे। लेकिन बाहर में जब पनीर खाने जाओगे तो वही 350-400 रुपये का लफड़ा पड़ जाता है, ठीक है। एक तो टेस्ट भी नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि घर में जो आसानी से उपलब्ध था, मार्केट से जब हम खरीद के लाएंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए था। तो जिस किसान के पास पैसा होगा वही ना हाई यील्डिंग सीड लेके आएगा, वही ना लगाएगा। तो एक तो ये चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है कि जो हाई यील्डिंग सीड है उसके लिए सिंचाई भी चाहिए थी। तो सिंचाई मानसून से नहीं, बरस मानसून का मतलब बरसात। बरसात कभी सवेरे आएगा, कभी लेट से आएगा। हमने बताया था ना कि मानसून ज्यादा कभी हो जाएगा तो दिक्कत, कम हो जाएगा तो दिक्कत, मानसून जल्दी आ जाएगा तो दिक्कत, मानसून देर से आएगा तो दिक्कत, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जून में 15 से 20 जून के आसपास मानसून आने लगता है। तो मानसून 20 जून को नहीं आकर के अब मान लो कि 31 जुलाई को आता है। तो 1.5 महीना सोच रहे हो किसान त्राहिमाम त्राहिमाम करेगा, अनाज चावल को, बिजरा को बो नहीं पाएगा। सोचो कि यदि एक ही महीना में इतना बरसात हो जाए, 10 दिन में इतना बरसात हो जाए कि पूरा खेत में पानी लग जाएगा, सोचो तो फिर खेत में फसल कैसे बुआएगा। कहने का मतलब ये कि बरसात की मात्रा ज्यादा हो गई तो दिक्कत, कम हो गई तो दिक्कत, ठीक है। 3 महीना में बरसात बराबर मात्रा में होनी होनी चाहिए, 10 दिन में 3 महीना का बरसात हो गया तो दिक्कत, ठीक है। तो इन सब चीजों के समाधान के लिए ये आया कि सिंचाई की मात्रा ऐसी होनी चाहिए कि जो जब पौधे को सिंचाई की जरूरत हो तो पौधे को सिंचाई मिल जाए। तो हरित क्रांति के लिए जिस एरिया में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, तो किस एरिया में उपलब्ध थी, कल हम लोगों ने पढ़ा था। कहाँ? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले जो जगह है, उस एरिया में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। हम लोग पढ़े हैं ना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। ये जो नदियां हैं पंजाब वाले एरिया में है। पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा? क्योंकि पंजाब जो है 5 नदियों का दो आब है। दोआब का मतलब होता है नदियों के बीच में जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, उसको दोआब कहते हैं। जैसे हम लोग गंगा और कोसी के दोआब में रहते हैं, ठीक है। तो पंजाब नाम पड़ा 5 नदियों के कारण। तो कौन कौन नदियां थी? झेलम, चिनाब, ब्यास, राजी, सतलज, जो उस एरिया में है, ठीक है। तो उस एरिया में पहले से भी सिंचाई की सुविधा थी, तो वहां पंजाब और हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका ज्यादा फायदा मिला। लेकिन बिहार के किसान को इसका फायदा नहीं मिला, क्योंकि सिंचाई की बहुत अच्छी सुविधा यहाँ नहीं थी। यहाँ के किसान मानसून पे प्रभावित थे। दूसरा, यहाँ के किसान के पास पैसा नहीं था। तीसरा, यहाँ के किसान बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, क्योंकि किसी भी चीज को स्वीकार वही लोग करता है, किसी भी परिवर्तन को वही लोग स्वीकार करता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हर एक परिवर्तन को, ठीक है, रोकता है। पहले उसको शंका की दृष्टि से देखता है, उसको संदेह होता है, क्या ऐसा होगा, क्या कैसा हो सकता है, संदेह देखेगा। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेता है, उसको चुनौती के तौर पे लेता है, उसको चैलेंज के तौर पे लेता है। और जो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है वो आगे जाता है, ठीक है। और जो चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता वो पीछे रहता है। कहने का मतलब कि बिहार में शिक्षा का एजुकेशन उस वक्त भी कम था। अब देखो शिक्षा भी यहाँ 2 महीने में होता है। एक तुम ये साथ देखोगी कि आदमी मैट्रिक पढ़ लिया, ठीक है, और मैट्रिक पढ़ने के बाद उसको लेटर लिखने, एमए पढ़ लिया, मैट्रिक के बाद इंटर होता है, इंटर के बाद बीए होता है, बीए के बाद एमए होता है, और एमए के बाद पीएचडी करता है सब। पीएचडी भी कर लिया, लेकिन उसको लिखने, पढ़ने और बोलने तक नहीं आ रहा है बढ़िया से।
ठीक है। और एक ऐसा लड़का है जो मैट्रिक भी नहीं किया और अच्छा से बोलता है, अच्छा से लिखता है, अच्छा से पढ़ता है। तो कहने का मतलब, मैट्रिक के लड़के के पास जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी क्वालिटी समझ रहे हो ना, खाने का क्वालिटी। तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा का जो गुण है, मतलब क्वालिटी है, वो क्वालिटी एमए के वाले के पास भी नहीं है। ये भी एक होता है ना। ठीक है। तो शिक्षा हम कहें कि हम एमए पास है, बीए पास है, लेकिन जानकारी उसका चौथा का पास नहीं है, पांचवा का पास नहीं है। ठीक है। तो ऐसे हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एमए बीए पास है, लेकिन उनकी जानकारी का लेवल वही है। ठीक है। तो वो भी एक तरह से किसी भी परिवर्तन का विरोध ही करते हैं। तो बिहार में ऐसे हुआ कि हमारे यहाँ जो परिवर्तन है, उस परिवर्तनों का विरोध हुआ, या उस परिवर्तन को लोग स्वीकार नहीं किए। नतीजा ये हुआ कि हम लोग के यहाँ प्रथम हरित क्रांति का प्रभाव जो है, धीरे धीरे आया। उस समय नहीं आया, 1960 के दशक में नहीं आया। ठीक है। 1970 के दशक में नहीं आया। वो आपको धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे लोग जागरूक होते गए, शिक्षित होते गए, वैसे वैसे धीरे दूसरे का देखा देखी करेगा। ठीक है। गांव में एक लोगों ने अनाज उपजाया, उसका अनाज ज्यादा फसल दिया, अच्छा भैया हम भी करेंगे, कैसे किए थे हमको बताइए ना। ठीक है। तो ऐसे देखा देखी करते हैं। ठीक है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो चीजों को स्वीकार करते हैं आगे बढ़ के। ठीक है। तो ये चीजें हुई। अब ये हरित क्रांति होती है। ठीक है। लेकिन इस हरित क्रांति से क्या होता है, सिर्फ गेहूं को फायदा होता है। ठीक है। दूसरा चीज, किसमें बहुत सारे उर्वरक, जो उर्वरक होता है ना, कीटाणु उर्वरक, इसका इसका यूज पड़ता है। ठीक है। बहुत सारा सिंचाई वगैरह का। तो इसके कारण क्या हो गया कि जब खेत में बहुत सारे हम उर्वरक डालने लगे, ठीक है, तो खेत में जब बहुत सारे उर्वरक डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है। तो खेत का जो एक नेचुरल प्राकृतिक जो जीवन है, ठीक है, जैसे हम आपका बोले कि राखी अपना प्राकृतिक जीवन जियो, पहली बात। और हम राखी को बोले कि राखी तुम आर्टिफिशियल जीवन जियो। ठीक है। एक होता है ना सुंदरता, एक होता है नेचुरल सुंदरता, और एक होता है आर्टिफिशियल सुंदरता। एक आदमी कुछ नहीं भी लगाएगा, बोरिन तोरलिन या फेयर एंड लवली कुछ नहीं भी लगाएगा, फिर भी उसके चेहरा को देख करके लगेगा कि नहीं, क्या नेचुरल ब्यूटी है ये। और एक होता है कि पूरा चेहरे पे पोत लेता है, ठीक है, और उसके बाद सुंदर लगता है। तो एक आर्टिफिशियल। तो मेरे यह कहने का मतलब ये है कि क्या हो गया कि ये सारी चीजें जो खेत में उर्वरक डाला जाने लगा, तो खेत की जो उर्वरता थी, खेत का जो अपना जो एक नेचुरल प्रोसेस था, ठीक है, वो खराब होने लगा। और खेत का नेचुरल प्रोसेस क्या है, तो खेत का जो जो केचुआ होता है, जो जिसको चाली कहते हैं, जो खेत में होता है, निकलता है, तो जैसे हम उर्वरक डालने लगे, जैसे ही कीटनाशक डालने लगे, तो क्या हुआ कि वो जितने चाली थे या जो भी जोंक था, वो मरने लगा। और जब वो मरने लगा या फिर क्या हुआ, ठीक, या फिर क्या हुआ कि वो मिट्टी के बहुत नीचे चला गया। ठीक है। अपनी जान बचाने के लिए। नतीजा क्या हुआ कि मिट्टी को, जिसके द्वारा नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो मिट्टी उपजाऊ होती थी, वो उपजाऊपन उसका कम गया। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि जब हम खेत में कीटनाशक डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, तो बरसात आया, पानी बहा, खेत में लगा, वह पानी बह के चला गया नदी में। नदी में जाने के बाद उस पानी को मछलियों ने खाया, उस पानी को पिया। नतीजतन क्या हुआ कि जल के जो जीव जंतु थे वो प्रभावित होने लगे, उसमें बहुत तरह की बीमारियां होने लगी, वो मरने लगे। ठीक है। दूसरा चीज ये हुआ। तीसरा चीज क्या हुआ, ठीक है, बाबू समझना, ये सारी चीजें अच्छे अच्छे बुक में भी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको अपना स्टडी जो किया हूं मैं वो बता रहा हूँ। तीसरा चीज क्या हुआ कि अब देखो हम बताते हैं। तो हमने बताया था ना कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, पौधा से पानी लेकर के जड़ से पानी लेकर के फ्लोर तक जाता है। एक बाल्टी में यदि हम कपड़ा डाल देते हैं तो क्या होता है कि कपड़ा पूरा भीग के चूने भी लगेगा। तो उसी तरह से क्या हुआ कि जो जो कीटनाशक वगैरह हम डाले, ठीक है, तो या जो भी सॉरी, जो हम सिंचाई किए मिट्टी में, सिंचाई करने से क्या हुआ कि पानी के अंदर जो लवणता होती है, मिट्टी के अंदर जो लवणता होती है, लवणता का मतलब समझ रहे हो, नमकीन पदार्थ, साल्ट, नमक। ठीक है। यही नमक जो होता है ना, पानी के द्वारा बह के समुद्र में जाता है। ठीक है। मिट्टी में ही होता है ये साल्ट। ठीक है। तो मिट्टी के द्वारा, नदी के द्वारा बहा बहा के समुद्र में इसको डाला गया। तो ये क्या हुआ कि मिट्टी के अंदर जो लवण था,
मतलब नमक, नमक वाला पौधा। वो क्या हुआ कि पानी के कारण ना पानी उसको ऊपर खींच ली, जिसके कारण क्या हो गया कि खेत जो है ना लवणीय हो गया। ठीक है। और खेत जब होगा ना कि मिट्टी नीचे नीचे नमक है, ऊपर हम पानी दिए, इसमें लवण नहीं है, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, वो खींच लेगा ना पानी ऊपर लवण को। ठीक है। तो लवण ऊपर आ गया। ठीक है। और खेत के मिट्टी पर जाके जम गया। तो जो वो लवणता आ गई मिट्टी में, जो मात एक तो होनी चाहिए कि ठीक है इतना परसेंट होना चाहिए, उतने परसेंट से ज्यादा लवणता बढ़ गया, तो खेत की उपजाऊ ऐसे भी घटने लगी। ठीक है। आप देखते हैं ना कि बोलता है कि अरे खेत तो लवण भा गेले, एकरा आप छाड़िया बनावे पड़ते, कुछ दिन छोड़ दिए पड़ते। बहुत तरह का होता है। हम लोग खाना भी खाते हैं ना, तो खाना में दो पदार्थ होता है, एक लवणीय खाना होता है, एक क्षारीय खाना होता है। और इन दोनों को मिला करके हमारा भोजन संतुलित होता है। ठीक है। जैसे कद्दू, कद्दू क्षारीय भोजन है। ठीक है। ठीक है। या जो वो क्या होता है हमारे घर में जो वो तुलसी का पौधा होता है, तुलसी का पत्ता, वो लवणीय हो, सॉरी क्षारीय होता है वो। तो खाना बैलेंस होता है। जिसके शरीर में लवण की मात्रा बढ़ जाएगी उसको एसिडिटी, एसिडिटी सुने हो ना, एसिडिटी, ठीक है, अम्लीय, वो एसिडिटी बढ़ जाता है। उसी को बैलेंस करने के लिए क्षारीय खाना खिलाया जाता है। आप लोग को एक होमवर्क देते हो, मोबाइल में गूगल कीजिएगा कि अम्लीय खाना कौन सा है और क्षारीय खाना कौन सा है। समझ रहे हो तुम लोग? कल मैं जो चर्चा करूंगा तुम लोग यस से, सर। कल मैं तुम लोग से चर्चा करूंगा, तो तुम लोग कल ये बताओगे कि कौन सा खाना जो अम्लीय है और कौन सा खाना क्षारीय है। यदि तुमको एक ही चीज बता देते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को हार्ट डिजीज होता है, ये डिजीज होता है, वो डिजीज होता है, क्या कहते हैं, सॉरी, तो ये जो बीमारी होता है उस बीमारी में यदि हम लोग ये करें कि उसको क्षारीय खाना खिलाना स्टार्ट कर दें, जैसे रामदेव बाबा को होता है ना, कद्दू का जूस पिलाते हैं, ठीक है, तो बहुत कुछ ठीक होता है। और इस अम्लीय और क्षारीय का बैलेंस बहुत जरूरी है। यही कारण है कि हमारे कल्चर में जो तुलसी का पौधा जो है ना भोजन के ऊपर डाला जाता है, क्योंकि वो क्षारीयता प्रदान करती है। तो आप लोग गूगल में कौन सा खाना अम्लीय है, कौन सा खाना क्षारीय है, इसको कॉपी पे लिख करके कल हमें बताइएगा। खैर, तो हम लोगों ने आपको बताया कि प्रथम हरित क्रांति से फायदा तो हुए, कुछ घाटा भी हुए। ठीक है। इससे पर्यावरण को नुकसान हुआ, मिट्टी को नुकसान हुआ। ठीक है। किसान को नुकसान हुआ, कुछ किसान को फायदा हुआ, कुछ किसान को नुकसान भी हुआ। ठीक है। ये सारी चीजें हुई। इसी समस्या का दूर करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति लाई गई। द्वितीय हरित क्रांति जो है 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उन्होंने सबसे पहले इसको सोचा, ठीक है, कि एक ऐसी क्रांति आनी चाहिए, जो क्रांति जो है ना कि कृषि के ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब सभी तरह से विकास, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है। एक तरफा विकास नहीं हो कृषि का। पहला हरित क्रांति ने यह साबित किया कि कृषि का एक तरफा विकास हुआ। ठीक है। लेकिन एक ऐसी क्रांति हम लाए जो कृषि का ऐसा विकास हो कि सभी तरफ से विकास हो। कहने का मतलब कि खेत भी उपजाऊ बना रहे, खेत में ज्यादा उर्वरक देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। दूसरा चीज कि सिंचाई के लिए बहुत पानी की जरूरत भी नहीं हो, टपक वाला जो पानी टपक टपक के गिरता है वो, या स्प्रिंकलर छिड़काव वाली प्रोसेस से करें, या कम से कम करें। ठीक है। या हम ऐसा बीज का निर्माण करें या बनाएं जिसमें सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है, उत्पादन ज्यादा देता है। या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज बनाएं। जेनेटिक जानती हो ना, जीन याद है, कोशिका में होता था। पौधा हो या जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, हमने बताया था कि कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो है केंद्रक होता है, केंद्रक में क्रोमोजोम होता है, और क्रोमोजोम में जीन होता है। ठीक है। जो जीन एक पीढ़ी से गुण दूसरे पीढ़ी में ले जाता है, हमने अपने लोग को बायोलॉजी क्लास में बताया था, दमगनी में क्लास में। तो वह यस जीन, सर। हाँ, वो जो जीन है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीन बनाए, तो हम ऐसा करें कि वो जो जीन होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण को ले जाता है, हम उस जीन को हटा करके उसमें ज्यादा पैदा करने वाला जीन डाल दें। ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं जीएम फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। ठीक है। कि उसके जीन को, जो कम मात्रा में जीन फसल दे रहा है, उसको हटा दें, वहां पे उस जीन की जगह पे ऐसा जीन डाल दें। ठीक है।
रिसर्च के द्वारा या लाइब्रेरी में या जैसे भी, ठीक है। तो क्या होगा कि वह जीन जो है, या फिर ऐसे सोचो कि एक पौधा है, वह पौधा जो है ना कीटाणु का सामना नहीं कर पाता है, या वह पौधा जो है ना कि कोई भी चीज थोड़ा सा गर्मी पड़ा तो झुलस जाता है, तो उस पौधा के उस गुण का कोई ना कोई जीन होगा, वही जीन होगा ना, कोई ना कोई जीन होगा उसके शरीर में। उस जीन को हटा दें और उसके जगह पे हम ऐसा जीन डाल दें जिससे कि वह पौधा मुरझाए नहीं, पानी भी नहीं मिले फिर भी नहीं मुरझाए। मेरी बात समझ रहे हो तुम चीजों को, ठीक है। और वह जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स कहते हैं उसको, जीएम सीड कहते हैं, वह हम बनाएं ताकि हमारे किसानों को अनाज भी ज्यादा मिले, ठीक है, वो फसल भी बर्बाद नहीं हो, ठीक है, और किसान फायदेमंद में हो, लोगों को अनाज भी मिलता रहे, ठीक है। तुम थोड़ा सा सोचो कि 1965 में जनसंख्या कितनी थी, चाहे लदवा हो, दमगरी हो, बरसम हो, कितनी जनसंख्या थी, मुश्किल से 50 30 40 गो घर थे। आज तिगुना से चरगुना जनसंख्या हो गया, खेत उतना ही है, खेत नहीं बढ़ा। तो जब जनसंख्या कम था और खेत इतना ही था, तब उसका पेट हम लोग नहीं भर पाते थे। आज जनसंख्या तिगुना चरगुना बढ़ गया 65 के बाद से, और खेत उतना ही है, फिर भी हम लोग पेट भर रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं। कैसे हुआ? तो यही फसल में, फसल के तौर तरीका में, उसको उपजाने में परिवर्तन लाने से हुआ, उसमें रिसर्च करने से हुआ, बीज में हुआ, मिट्टी का रिसर्च किया गया, मिट्टी के गुण को बढ़ाया गया, बीज के सीड के गुण को बढ़ाया गया, खेती करने के तरीका को बदला गया, गहन खेती अपनाया गया, बहुफसली पद्धति अपनाया गया, जिससे खेती भी बची रहे और किसान को फायदा भी हो और हम लोग लाभ की स्थिति में रहे। तो इसी सारी चीजों को दूर करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति आती है, जिसको रेनबो रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, जिसको सतत 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 का मतलब समझ रहे, बराबर चलने वाला, हमेशा चलने वाला, सतत हरित क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। और ये 1905 और 6 जो, सॉरी, 2005 और 6 से माना जाता है, जिसमें ये माना जाता है कि हम ऐसे बीज का उत्पादन करेंगे, जैसे सपोज करो हम बताते हैं, थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा। पटना की मिट्टी अलग होगी, दमगरी की मिट्टी अलग होगी, ठीक है। कोसी के अंदर, दोनों बांध के भीतर जो कोसी का, जहाँ कोसी नदी, वहां की मिट्टी अलग होगी। तो हम ऐसा बीज बनाएं जो दमगरी के मिट्टी के अनुकूल हो, हम ऐसा बीज बनाएं जो पटना के मिट्टी के अनुकूल हो। अभी तक तो हम क्या किए थे, हमने एक हाई यील्डिंग सीड बनाया था, पूरे भारत के लिए एक ही बीज था, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि हम एरिया वाइज, ठीक है, ये नादो वाइज है, तो नादो का मिट्टी ऐसा है, इसलिए ये सीड इस मिट्टी के लिए बढ़िया होगा। अच्छा ये मान लीजिए मधेपुरा है, तो मधेपुरा के एरिया के लिए ये सीड ज्यादा बढ़िया, क्योंकि मधेपुरा के मिट्टी में इस चीज की कमी है, उसके लिए ये सीड ज्यादा होगा। कहने का मतलब, राखी, एरिया वाइज सीड का, अभी तक तो क्या था, बिहार के लिए, पूरा बिहार के लिए एक तरह का सीड, लेकिन अब एरिया वाइज, छोटे छोटे एरिया के लिए सीड, ठीक है, और उसका डेवलप हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड का डेवलपमेंट हो, ठीक है। पानी में टपक सिंचाई या स्प्रिंकलर सिंचाई का प्रयोग हो, ठीक है। और उसके बाद छोटे छोटे जो हार्वेस्टर वगैरह बनाए जाए, लोगों को दिए जाएं, ठीक है। जमीन का कंसोलिडेशन, चकबंदी हो, कि सारे जमीन को एक जगह पे जोड़ दिया जाए, या फिर सहकारी खेती हो, कि दमगरी के सारे लोग मिल करके, सारे लोग जिनके पास भी जमीन है, सब लोग मिल करके दमगरी के सारे जमीन को एक साथ जोते, ठीक है। और जो उत्पादन हो उसको बांट ले, जिसका जमीन जितना जितना था उसके अनुसार बांट ले। हो सकता है ना ऐसा? उसको सहकारी खेती कहते हैं। सहकारी खेती क्या हो गया कि पूरे गांव के लोग या गांव के 10 लोग मिल करके, ठीक है, जिनका जमीन एक साथ है, वो सारे जमीन पर एक साथ खेती करेंगे, और फिर जो उसका उत्पादन होगा, तो जिसका जितना जमीन था उसके अनुसार उस फसल को बांट लेंगे, सबकी फायदा हो गया। वैज्ञानिक ढंग से भी खेती हो गया, खेत का आकार भी, जो छोटा छोटा खेत था, खेत का आकार भी बड़ा बड़ा हो गया, और खेती भी हो गई। कहने का मतलब ये कि हम लोग टीवी के बगैर रह सकते, फ्रिज के बगैर रह सकते, मोबाइल के बगैर रह सकते, हवाई जहाज ट्रेन के बगैर रह सकते, किताब कॉपी के बगैर रह सकते, लेकिन रोटी के बगैर नहीं रह सकते, ठीक है।
और ये जो रोटी है हमारे जीवन जीने का आधार है। ठीक है। आदमी की तीन समस्याएं होती है, सबसे पहले तो पेट की समस्या होती है। ठीक है। रोटी, तब कपड़ा चाहिए होती है। रोटी जब पेट भरता है तब आदमी इज्जत पे आता है कि हमको अपनी इज्जत की सुरक्षा करनी है। तब रोटी कपड़ा, और जब इज्जत आदमी कपड़ा देख लिया तब घर पे आता है। घर में प्रेस्टीज, मतलब स्वाभिमान, घमंड। ठीक है, कि हमारी पहचान। ठीक है। तो दैट मीन्स रोटी, कपड़ा और मकान। इससे भी देखो, रोटी सबसे पहले आदमी की जरूरत रोटी होती है। रोटी नहीं मिलेगा ना तो इस घर, एक बड़ा बड़ा घर भी है तो वो भी गिड़गिड़ाएगा कि भाई हमको दो। ठीक है, जूठा उठा के खाएगा। तुम देखती होगी। फिर जब रोटी मिल जाता है लोगों को तो फिर कपड़ा, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, अपनी इज्जत चाहिए। ठीक है। और जब तन ढकने के लिए कपड़ा भी मिलने लगता है तब व्यक्ति की सब जरूरत हो जाती है, मकान, घर, बंगला। छोटा घर है तो इस घर को बड़ा घर बनाए, बड़ा घर है तो और बड़ा घर बनाए, ऐसे। ठीक है। तो ये चलता है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि द्वितीय हरित क्रांति जो है हमारे यहाँ आई है। उस हरित क्रांति को इंद्रधनुष हरित क्रांति कहते हैं। इसमें कृषि के हर क्षेत्र में डेवलपमेंट है। एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट, प्राकृतिक खेती, अब मैं आपने को बताया। ठीक है। प्राकृतिक खेती में क्या होता है कि प्राकृतिक खेती ऐसी खेती होती है, जैसे उर्वरक हम खेत में डालते हैं। ठीक है। उर्वरक का मतलब फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर हम खेत में डालते हैं। तो दो ढंग का फर्टिलाइजर होता है ना। एक तो होता है रासायनिक जो मार्केट से खरीद के लाते हैं। एक फर्टिलाइजर कौन सा होता है, किसान जो गोबर से, सड़ा गला पदार्थ से जोड़ जाड़ के बनाता है, तो वो एक बायो फर्टिलाइजर है। और बायो फर्टिलाइजर जो है, जिसको हिंदी में जैव उर्वरक कहते हैं। बायो, बायो का मतलब जैव, फर्टिलाइजर का मतलब उर्वरक। तो जैव जो उर्वरक होता है वो हमारे खेतों के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। ठीक है। और आज के डेट में मोदी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि प्राकृतिक खेती करेंगे हम। प्राकृतिक खेती में क्या होता है बउआ, पानी की जरूरत बहुत कम पड़ती है। पहली चीज, उर्वरक की, रासायनिक उर्वरक, उर्वरक की जरूरत पड़ती है, लेकिन रासायनिक उर्वरक की जरूरत कम से कम पड़ती है। ठीक है। उसमें बायो उर्वरक की जरूरत पड़ती है, और बायो उर्वरक वही होता है जो किसी पौधा का सड़ा गला चीज है, पत्ती है। ठीक है। वही सबसे यूज हो जाता है। ठीक है। तो पानी की भी मात्रा कम होती है, और रासायनिक उर्वरक की भी मात्रा कम होती है, और उपज भी अच्छा होता है। दूसरा चीज कि वह जो उत्पादन होता है, चूंकि उसमें रसायन नहीं मिला है, केमिकल नहीं मिला है, तो उसका जो फसल जो बनता है वो स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। ठीक है। हम जो खाना भी टेस्टी होता है, और प्लस हम खाते हैं तो केमिकल हमारे शरीर में नहीं जाता, हमारे शरीर में अनाज जाता है। हम जितना यूरिया यूज करते, वह यूरिया तो फिर पौधा बनता है, फसल बनता है, वही फसल तो हम खाते हैं, तो यूरिया तो हमारे भोजन में आया। लेकिन बायो फर्टिलाइजर जब हम यूज करते हैं तो वह यूरिया हमारे भोजन में नहीं आता है। ठीक है। नतीजा क्या होता है कि हम स्वस्थ रहते हैं। और जब हम स्वस्थ रहते हैं तो डॉक्टर के पास कम जाना पड़ता है। हम स्वस्थ रहते हैं तो ज्यादा काम करते हैं। हम स्वस्थ रहते हैं तो हम बाहर जाके भी कमा सकते हैं। हम स्वस्थ रहते हैं तो हमें पढ़ाई करने के लिए ज्यादा समय मिलता है। हमें अपना काम करने के लिए ज्यादा समय मिलता है। हमें अपना डेवलपमेंट करने के लिए, अपना विकास करने के लिए हमें ज्यादा समय मिलता है। ठीक है। तो एक चीज दूसरी चीज को प्रभावित करता है। ठीक है। यहां तक हम लोगों ने फर्स्ट हरित क्रांति, सेकंड हरित क्रांति को हमने समझ गया। अब हम आपको यहाँ लेके आते हैं, इसको यही बंद करते हैं, थोड़ा पानी पीता हूँ। ठीक है। अब मैं आप लोग को यहाँ लेके आता हूँ कि हम लोगों ने क्या कहा था कि यदि किसान को फायदा होगा, अनाज उपजेगा ज्यादा, तो क्या होगा कि जब किसान को ज्यादा अनाज उपजेगा तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा पैसा मिलेगा उसको। मार्केट में बेचेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। और जब ज्यादा पैसा उसके पास होगा तो हमने बताया था ना कि अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र वाले को जब ज्यादा पैसा मिलेगा तो पैसा कहाँ जाएगा, तो वह पैसा फैक्ट्री की तरफ जाएगा, सामान खरीदेगा फैक्ट्री से। फैक्ट्री से क्या सामान, मोबाइल खरीदेगा, टीवी खरीदेगा, कपड़ा खरीदेगा, जो भी चीजें खरीदेगा। तो फैक्ट्री वाले को तो पैसा जाएगा, या फिर डॉक्टर के पास जाएगा, वकील के पास जाएगा। ठीक है। तो सेवा सेक्टर को जाएगा, वो तो सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो दैट मीन्स यदि किसान को फायदा मिला, पैसा मिला, तो उससे उद्योग को क्षेत्र को भी फायदा मिलता है, और उससे सेवा क्षेत्र को भी फायदा मिलता है। कहने का मतलब, एक से दूसरा प्रभावित होता है, दूसरा से तीसरा प्रभावित होता है। मतलब यह कि हर एक दूसरे से प्रभावित है। ठीक है। अब तुम इसको ऐसे देखो, हमने तो बता दिया कि किसान को फायदा होगा तो उद्योग धंधे को मांग बढ़ेगा। किसान को फायदा, यदि किसान ट्रैक्टर यूज नहीं करे, ठीक है,
किसान यदि तुमको उर्वरक खाद जो है वो तो फैक्ट्री में बनता है, वो यूज नहीं करे तो किसान का उत्पादन बेहतर होगा। तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक के होने में दूसरा का होना है। एक है तो दूसरा भी है। एक खत्म होगा दूसरा भी खत्म होगा। यही मेरा समाज है। यदि हम लोग हैं, राखी मजबूत होती है तो हम भी मजबूत होते हैं। राखी मजबूत होती है तो समीक्षा भी मजबूत होती है। समीक्षा मजबूत होती है तो राखी भी मजबूत होती है। ठीक है। समीक्षा मजबूत होती है तो मौसम भी मजबूत होती है, सोनी भी मजबूत होती है। ठीक है। और इस भावना को यदि हम समझ जाते हैं, तभी कहा गया है कि व्यक्ति और समाज, ठीक है, व्यक्ति समाज में ही रहता है, समाज में ही विकास करता है। और यदि कोई व्यक्ति समाज से बाहर नहीं रह सकता, तो व्यक्ति और समाज का संबंध आप ऐसे भी समझिए, ठीक है, कि एक व्यक्ति समाज से ही सारा कुछ लेता है, और ले करके जब वो पढ़ाई करता है कुछ, फिर समाज में ही देता है। और यही समाज का विकास चक्र है। ठीक है। क्लियर, समझ गए चीजों को? हमारे धर्म ग्रंथ में जितनी सारी शक्तियां हैं, शक्तियों की जितनी सारी देवियां हैं, वो सारी, दुर्गा सबसे बड़ी शक्तिशाली, वो भी महिला ही है। हमारे यहाँ के लोगों ने कहा है कि जत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, वहीं ही देवता निवास करते हैं। तो ऐसी संस्कृति है हमारी, ऐसा कल्चर है हमारा। लेकिन इस कल्चर में आज के डेट में नारियों की स्थिति, वो दहेज में जला दी जाती है, मार दी जाती है, उसकी शादी के समय उसे दहेज मांगा जाता है। ठीक है। उसका उसका उसके साथ रेप हो जाता है, उसके उस पे, उसके चरित्र पे आक्षेप, उंगली उठाया जाता है। इस रूप से महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई है। इन स्थितियों को कैसे ठीक किया जाएगा? तो सबसे पहले बात, ठीक है, कि एजुकेशन। ठीक है। दूसरी चीजें, सोसाइटी में माहौल अच्छा बनना चाहिए, कि कोई भी अच्छे घर की लड़की, कोई भी लड़कियां घर से बाहर निकले, ठीक है, तो कोई उस पर गलत कमेंट नहीं करे, उसके साथ कुछ गलत नहीं करे। ठीक है। यदि एक महिला घर से बाहर निकलती है, तो कोई कमेंट तो पुरुष ही करता है ना। वो पुरुष जो होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का कुछ होता है। ठीक है। तो वह जो कमेंट करता है, तो वह परिवार जो है, लड़की को तो दोष दे देता है कि तुम रोड पे गई, तुम पर वो कमेंट कर दिया, तुम्हारे साथ छेड़खानी व्यवहार गलत कर दिया। लेकिन जिस लड़का ने किया, उस पर क्यों नहीं कि भाई तुम्हारा संस्कार कैसा है, उसके माता पिता ने उसको संस्कार क्यों दिए? क्यों नहीं वो उसको बहन या ऐसा समझता है कि मेरी जो जो माँ ने हमें जन्म दिया, बहन ने हमें वो प्यार दिया, ठीक है, तो एक माँ के समान, जो माँ की जाति की लड़की है, उसके साथ हम ऐसे छेड़खानी करें, व्यवहार करें? तो कहने का मतलब कि लड़के को भी नैतिक शिक्षा देने की जरूरत है, उसको भी संस्कृति की शिक्षा देने की जरूरत है, ताकि वो भी महिलाओं की हकीकत और अहमियत को पहचान सके। ये दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज होता है कि महिला, हम तुमको बता रहे हैं, तुम लोग लिखना, ठीक है ना? हेलो। तुम लोग इसको यस लिखना। सर। तुम लोग इसको लिखना, फिर हम तुमको फिर अच्छे से बताएंगे। हम चाहते हैं कि तुम लोग का राइटिंग स्किल डेवलप हो, लिखने का जो शैली है ना, वो डेवलप हो। ठीक है। और वो डेवलप होगा बाबू, धीरे धीरे होता है, एक दिन में तो होगा नहीं, धीरे धीरे होगा। तो लिखने की शैली डेवलप करो। ठीक है। तो ये हो गया दूसरी चीजें। और क्या है, ठीक है, कि एक महिला पढ़ती है, ठीक है, एक महिला पढ़ती है तो पूरा पूरा परिवार पढ़ता है। एक महिला की शादी होती है, वो उस घर में जाती है, वो अपने बच्चों को पढ़ाती है। लेकिन एक पुरुष पढ़ता है तो वो अकेला पढ़ता है। लेकिन एक महिला पढ़ती है तो पूरा का पूरा परिवार पढ़ता है। तुम इस पर भी लिख सकती हो एक पैराग्राफ, 4-5 लाइन। ठीक है। उसके बाद देखो कि हमारे, हम जिस मिट्टी से आते हैं, वहां पे तुमको भारती और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था। सॉरी, भारती और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था। मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था। और मंडन मिश्र हार गए, फिर भारती और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था। और शास्त्रार्थ हुआ तो इसमें भारती ने, मंडन मिश्र की जो पत्नी है, उसने शंकराचार्य को पराजित कर दिया। फिर शंकराचार्य फिर पढ़ाई किए, कुछ कुछ किए, फिर जाके भारती को पराजित किए। इसका मतलब समझ रही हो? इसका मतलब हुआ कि हमारी जो सहरसा की जमीन है, वह महिलाएं उस वक्त भी शंकराचार्य जैसे विद्वान को पराजित करने की क्षमता रखती थी। उस मिट्टी, वह मिट्टी जो भारती को पैदा करती है, वहां भारती जैसी एक महान विद्वान पैदा हुई, उस मिट्टी से आज ऐसे लोग क्यों हो रहे हैं? तो हमारा समाज गंदा हो गया। आज आप देखिए कि ये गंदगी हमारे समाज में हर जगह है।
लोग गंदा से गंदा गाली बकते हैं सोसाइटी में, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे का सुख किसी को देखा नहीं जाता, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करते हैं। यही तो पतन है। और पतन क्या होता है? पतन का मतलब तो यही है ना। और पतन क्या है? कि इंसान इंसानियत भी नहीं निभा पाए तो फिर इंसान कैसा भाई? तो मेरे कहने का मतलब कि महिलाओं को डिसीजन मेकिंग का मतलब परिवार में जो निर्णय लिया जाता है उसमें महिला की भी भूमिका होनी चाहिए। कि कोई एक व्यक्ति डिसीजन नहीं ले, महिलाएं भी डिसीजन ले। ठीक है। और एक परिवार के सारे लोग बैठ करके डिसीजन ले। तुमको पता है कृष्ण भगवान की पूजा हमारे यहाँ क्यों होती है? उसका क्या मतलब है? कृष्ण भगवान की पूजा होती है, उसका मतलब ये होता है कि घर में जो बच्चे होते हैं वो भी भगवान के रूप होते हैं, उसको भी अहमियत दीजिए। कृष्ण भगवान की पूजा का मतलब ये है। लेकिन हम लोग क्या करने लगे कि घर के बच्चे को मारते हैं, पीटते हैं, उसे पूछते ही नहीं कुछ भी। साला ही खाएगा, नहीं खाएगा तो पटकिए देंगे उठा के, ये बोलते हैं हम लोग। लेकिन यदि हम एक बच्चे को भी भगवान का तरह देंगे तो मेरा परिवार जो है ना वो मंदिर बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। और हमें उसी समाज के लिए जीना है, हमें उसी समाज के लिए करना है। हो सकता है कि हम असफल हो जाएं, लेकिन हमें प्रयास तो करना है ना अच्छे के लिए। समझ रही हो राखी? यस सर। हाँ, हमें अच्छा के लिए करना है। हम फेल कर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अच्छा के लिए प्रयास तो करेंगे ना। तो यही चीजें हैं। ठीक है, तो हाँ आप लोग इस पर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ कि निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल किया जाए। हमारी भारत सरकार, बिहार सरकार महिलाओं को आरक्षण दे करके समाज के मुख्य धारा में ला रही है। महिलाएं भी आज के डेट में स्कूल में, टीचिंग में, प्रोफेशन में, हर यहाँ तक कि आर्मी में भी महिलाएं जा रही है। और महिलाएं जा रही है और काम भी कर रही है। और काम करके ये दिखाती है कि महिलाएं किसी पुरुष से कम नहीं है, ये भी आप लिखिएगा उसमें। फिर हमने आपको एक बार बताया था कि जो सिमोन द बुआ का एक किताब है स्त्री उपेक्षिता, जिसमें सिमोन द बुआ लिखती है कि जब बचपन में बालक, बच्चा और बच्ची होती है ना, लड़का लड़की होता है घर में, एक भाई बहन होता है, तो भाई छोटा भाई भी मारता है तो बहन भी मारती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो एक लड़की को लड़की बनाया जाता है। कैसे? धीमे से बोलो, दुपट्टा सरकना नहीं चाहिए, जोर से मत बोलो। ठीक है। कहने का मतलब कि लड़की का सारा ध्यान जो है ना, कम आवाज में बोलो, झगड़ा मत करो, ऐसे मत चलो, वैसे मत चलो, इस पर चला जाता है। पढ़ाई उसके पीछे छूट जाती है। लड़का किसी की परवाह नहीं करता, सिर्फ पढ़ाई की परवाह करता। मान लीजिए तो बात बता रहे हैं। ठीक है। कहने का मतलब कि लड़कियों को लड़की बनाया जाता है। सिमोन द बुआ ने अपनी किताब में स्त्री उपेक्षिता में ये लिखा है कि लड़कियां जन्म से लड़के से बराबर होती है, चाहे वो जन्म के मामले में, किसी भी मामले, गुण के मामले में। लेकिन लड़की के दिमाग में बार बार ये डाला जाता है, तुम लड़की हो, तुम्हारा भाई मारा तुम भी मारोगी, तुम तुम ऐसे बोलो, तुम ऐसे चलो, तुमको ऐसे करना चाहिए। ठीक है। कहने का मतलब लड़की को लड़की बनाए तो लड़की को भी ना अच्छा बनाना चाहिए। लेकिन हमारा समाज लड़का को लेकर के निश्चिंत रहता है, लड़का कुछ कर रहा है तो चलो ठीक है, लड़का है ना, कुछ किया तो ठीक है। कहने का मतलब ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव भी कम होनी चाहिए। तो महिला सशक्तिकरण में जब आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि समस्या क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है, इस समस्या से घाटा क्या होता है। और फिर आपका आंसर जो होगा बड़ा मस्त होगा, बड़ा बैलेंस होगा। यही करना होता है। ठीक है। तो आज चलते हैं, हम लोग भूमि का वितरण पढ़ते हैं। क्लियर? आप लोग लिखेंगे इसको कल? यस सर। भूमि का वितरण। भूमि उत्पादन का एक अत्याज्य साधन है। अत्याज्य का मतलब क्या होता है? अत्याज्य, अत्याज्य। त्याज्य का मतलब होता है अत्याज्य। त्याज्य का मतलब होता है त्यागने वाला। तो अत्याज्य का मतलब होगा जिसको त्याजा नहीं जा सकता। क्लियर? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। भूमि पर ही किसान कृषि कार्य का संपादन करते हैं। भूमि पर ही किसान जो है कृषि का काम करते हैं। सही बात है, खेती करेगा, उसका थ्रेसिंग करता है। ठीक है। यह उनके रोजगार और जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। यह किसान से ही जीवन निर्वाह, मतलब जीवन चलता है उसी से।
परंतु हमारे देश में भूमि का वितरण को अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वितरण बहुत विषम है। सम और विषम जानती हो ना? सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, और विषम संख्या 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ठीक है? ऑड एंड इवन, ठीक है? तो यहाँ विषम, विषम का मतलब बराबर नहीं, ठीक है? तो वितरण का मतलब जमीन जो है बराबर नहीं है, किसी के पास 1 कट्ठा है, किसी के पास 2 बीघा है, किसी के पास जमीन है भी नहीं, किसी के पास सिर्फ घर बनाने के लिए ही जमीन है, किसी के लिए घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं है। तो इस तरह से वितरण है, आपके गांव में देख सकते हैं, ठीक है? रामपुर में भी कृषि कार्यों में संलग्न मतलब साथ में लगे हुए सभी किसानों के पास पर्याप्त भूमि नहीं है। यहाँ के लगभग 400 किसान परिवारों में 1/3 भूमिहीन है। तो 400 किसान परिवार में 1/3 भूमिहीन होना तो क्या होगा? 400/3, तो कितना हो गया? 4 से कटा तो 1, और यहाँ 20 हो गया, तो 80, फिर 20 हो गया, 166 से 67, 166, लगभग 166 जो किसान है वो भूमिहीन है। क्लियर हो रहा है ना? तो 400 में 166 किसान जो भूमिहीन है, तो लगभग इतना ही हम लोग के गांव पंचायत में भी है, ठीक है? 166 नहीं, मतलब 1/3। भूमिहीनों में अधिकांश दलित हैं। दलित का मतलब जानती हो? दलित कौन जाति होती है? दलित, एक्चुअली हम यहाँ किसी जाति की निंदा नहीं कर रहे हैं, ना बुराई कर रहे हैं, ना ये कर रहे हैं, ना मेरा ये भी नहीं मानना है, ठीक है, कि कोई जाति बड़ी होती है, कोई जाति छोटी होती है। मेरा सिर्फ ये मानना है, जो अच्छा कर्म करे, जिसका चाल चलन अच्छा हो, वो अच्छी जाति का है। जिसको पढ़ाई से मतलब होता है, जो पढ़ाई करता है, पढ़ाई पे ध्यान देता है, वो ब्राह्मण है। जो अपने अधिकार के लिए लड़ता है, दूसरे के लिए अधिकार के लिए लड़ता है, कभी किसी से झुकता नहीं है, किसी गलत बात का हमेशा विरोध करता है, सारे लोग जो ऐसा करते हैं सब क्षत्रिय हैं। जो भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण का बच्चा हो, राज किसी यादव का बच्चा, किसी का बच्चा हो, जो बिजनेस करते हैं सारे लोग वैश्य हैं। और शूद्र या दलित वो सारे लोग हैं जो सेवा भाव करते हैं, सेवा करते हैं दूसरे की, ठीक है? तो तो मेरा ये मानना है कि एक व्यक्ति को जैसे राखी है, या मान लीजिए सोनी है, या मौसम है, तो मौसम को पढ़ाई करने में ब्राह्मण बनना चाहिए, पहला। दूसरा चीज, मौसम को अपने अधिकार के लिए राजपूत बनना चाहिए। तीसरा, मौसम जब कोई बिजनेस करे, तो जैसे बनिया बिजनेस करता है, लाभ हानि को देखता है, तो उसी तरह से जब मौसम कोई बिजनेस करे, तो बनिया की तरह काम करे। और चौथा, जब मौसम किसी की सेवा करे, मम्मी की, पापा की, या गुरु की, या किसी की, तो एक दलित की तरह सेवा करे। वो कुछ भी, चप्पल भी उठा के दे दे, झाड़ू भी बहार दे। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति में चारों गुण होना चाहिए, चाहे मनसिका हो, चाहे राखी हो, दलित हो। जब पढ़ने बैठे तो ब्राह्मण है, जब अपने अधिकार के लिए खड़े हो, दूसरे के अधिकार के लिए खड़े हो, जब किसी की रक्षा करने के लिए खड़े हो, तब वो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। जब बिजनेस करें तो वो वैश्य हैं, ठीक है? और जब वो सेवा करे, तो एक व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, और जिसमें ये सारे गुण होते हैं, वो एक सही में सच्चा इंसान होता है, ठीक है? तो हम ये मानते हैं, हम ये नहीं मानते हैं, ठीक है? ये और बात है कि मेरा जन्म एक राजपूत परिवार में हो गया, तो उससे हम राजपूत नहीं हो जाते। हम राजपूत हैं, लेकिन हम शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, मारपीट करते हैं, हर एक गंदा हरकत करते हैं, तो हम राजपूत कैसे हो गए भाई? पहले अपने कर्तव्य को ठीक कीजिए। जब आपका कर्तव्य सही होगा, तो आपको अधिकार भी मिलेगा। और आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य अच्छी के लिए खड़ा होना, किसी की आवाज बनना, किसी को अधिकार प्रदान करना, किसी के अधिकार के लिए लड़ना। और ये सब आप काम करेंगे, तो सच में चाहे कोई जाति का हो, वो राजपूत है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी किसी भी बातों का जाति से मतलब मत लीजिएगा, ठीक है? मेरे लिए सभी समान जाति हैं, सभी सभी बहन और भाई के बराबर है। चलते हैं आगे। रामपुर में कृषि कार्यों में संलग्न सभी किसानों के पास पर्याप्त भूमि नहीं है। यहाँ के लगभग 400 किसान परिवारों में 1/3 भूमिहीन है। भूमिहीनों में अधिकांश दलित हैं। तो हमारा जो समाज है आज के डेट में, माना यह जाता है कि जैसे जो गाय का चमड़ा हटाता है, ठीक है, या सुअर पालता है, ठीक है, या गंदा चीज मल मूत्र को साफ करता है, तो माना जाता है उसको दलित है, ठीक है? जिनके पास, उसको माना जाता है वो दलित जातियां की हैं। इनके पास खेती के लिए अपनी कोई जमीन नहीं है। जाहिर बात है, आप देखेंगे
गांव के अन्य की आ, सरकार का जो दलित का लिस्ट है हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। सरकार का दलित का लिस्ट राजनीति से हो सकता है प्रेरित, लेकिन दलित का मतलब वही होता है जो निकृष्ट काम करता है, जो समाज में सबसे ये वाला काम करता है, ठीक है, तो हम लोग उसको दलित कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें जो है ना, ठीक है, ये राजनीति से भी प्रेरित है, वोट बैंक से भी प्रेरित है, बहुत सारी चीजों से प्रेरित है। आप बड़े होइएगा तो खुद सोचिएगा। अभी हम लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं। भूमिहीनों में अधिकांश दलित हैं जिनके पास खेती के लिए अपना कोई जमीन नहीं। आज भी हमारे समाज में दलित है, उनके पास जमीन नहीं है, ठीक है, दूसरे के खेत पे जाके काम करते हैं वो लोग, या दिल्ली पंजाब जाके कमाते हैं वो लोग। गांव के अन्य परिवारों में लगभग 200 परिवार ऐसे हैं जिनके कृषि जोत का आकार 2 हेक्टेयर या उससे भी कम है, ठीक है। हम लोग यहाँ बीघा चलता है ना। अब आप लोग कल पूछ लीजिएगा अविनाश सर से कि अविनाश सर, हेक्टेयर और बीघा और एकड़ में क्या अंतर है, ठीक है। वो अविनाश सर आप लोग को बता देंगे कि बीघा, हेक्टेयर और कट्ठा, ठीक है, धूर होता है ना। खेती में क्या होता है, पहले देखो तो 20 धूर का 1 कट्ठा होता है, कट्ठा। फिर एक यस सर। 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, ठीक है, 1 बीघा होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, आपको कल अविनाश सर से क्लास में समझ लीजिएगा कि सर हेक्टेयर बता दीजिए, 1 हेक्टेयर किताब में चर्चा है, 1 हेक्टेयर बराबर कितना बीघा होगा, ठीक है। तो यहाँ इससे भी कम है। इस प्रकार की कृषि जोतों पर खेती करने से उन किसानों परिवारों को पर्याप्त आय नहीं होती है ना। हमारे गांव में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 बीघा से ज्यादा जमीन है। कुछ लोगों के पास 10 बीघा से ज्यादा जमीन है, किसी लोगों के पास 15 बीघा से भी ज्यादा जमीन है, किसी के पास 20 बीघा से ज्यादा जमीन है। तो 20 बीघा से ज्यादा जमीन वाले 2-4 परिवार हैं, 15 बीघा से ज्यादा जमीन वाले भी 2-3 या 4 परिवार हैं, 10 बीघा से ज्यादा जमीन वाले भी 2-4 परिवार हैं, 2 बीघा से ज्यादा परिवार वाले 60-70 परिवार हैं, 60 एंड 70 परिवार हैं। और फिर जब नीचे आइएगा 2 बीघा से कम, तो ऐसे करके घटता चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो ज्यादा जो है रामपुर में, वो कह रहा है कि रामपुर में क्या है कि किसी के जोत का आकार, खेत किसान के पास जो जोत का आकार है 2 हेक्टेयर या उससे भी कम है। इस प्रकार कृषि जोतों पर खेती करने से किसान परिवारों को पर्याप्त आय नहीं मिलती है। जाहिर सी बात है, छोटा जोत होगा तो छोटा ही आमदनी होगा। कुछ वर्ष पूर्व रामपुर के एक किसान दीनानाथ के पास लगभग 2.50 हेक्टेयर, मतलब 2.5 हेक्टेयर भूमि थी। इसमें सिंचाई की समुचित व्यवस्था, समुचित मतलब कि अच्छी व्यवस्था नहीं थी। दीनानाथ अपने तीनों बेटों के साथ इस भूमि पर खेती करते थे। तो दीनानाथ हो गया प्लस 3 बेटा, मतलब 4 आदमी 2.5 कट्ठा मतलब 2.5 हेक्टेयर पे काम करता था। इस भूमि से प्राप्त उपज परिवार के जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं होती थी। तो जितना अनाज इससे उपजता था वह जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं था। परंतु इनके पास एक भैंस भी थी, ठीक है। होता है ना, हमारे यहाँ गाय पालते हैं लोग, भैंस पालता है। इनसे उन्हें कुछ अतिरिक्त आय हो जाती थी। 40 रुपया 50 रुपए केजी दूध है, लीटर दूध है, तो उससे भी आमदनी हो जा रही। वे किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर लेते थे। दीनानाथ की मृत्यु के पश्चात, दीनानाथ क्या हो गया, सब ठीक है ना भाई, कुछ कटा नहीं ना है। दीनानाथ की मृत्यु के पश्चात अब उनकी भूमि तीनों बेटों में विभाजित हो गई। मतलब अब पहले 2.5 बीघा था तो 4 आदमी खेती करता था। 4 आदमी कौन कौन, दीनानाथ और उनका 3 गो बेटा। अब दीनानाथ जी मर गए, तो दीनानाथ मर गए तो उनके 3 बेटे में ये भाग बटेगा ना, 3 हिस्सा होगा ना। पढ़े हो ना हम लोग पढ़ते हैं Yes, sir. कि जमीन का बंटवारा, ये हमारे लॉ का पार्ट है, कानून का पार्ट है कि जमीन का बंटवारा कैसे होता है, ठीक है। अभी तो चूंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तुम लोग को कभी ये पूछना होगा कि बेटा को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, माँ को कितना मिलेगा, ठीक है, दूसरी मम्मी है तो कितना मिलेगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। मेरे लॉ का है ये पार्ट, ठीक है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज होता है, अभी इस पर नहीं बताएंगे, नहीं तो लंबा चल जाएगा क्लास, ठीक है। बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, तुम लोग मन से पढ़ो, सब बताएंगे। हमारे पास जो भी चीज है, हम भगवान की दया से चाहते हैं कि तुम लोग को सब दे दें, सब दे दें, ठीक है। ताकि तुम लोग जो है ना, हर जगह जहां जाओ वहां झंडा गाड़ो, वहां नादो का, दमगरी का, बरसम का, खेरा का झंडा गाड़ो कि हाँ हम लोग इस मिट्टी के हैं। चलो, दीनानाथ की मृत्यु के पश्चात अब उसकी भूमि 3 बेटों में विभाजित हो गई। सबके यहाँ होता है, ठीक है। बाप के जिंदा रहते हैं बेटा लोग बंटवारा कर लेता है। अब
इनमें प्रत्येक के पास जो कृषि जोत है उसका आकार 1 हेक्टेयर से भी कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि 2.5 हेक्टेयर में 3 आदमी बटेगा तो 1 हेक्टेयर से भी कम खेत हो जाएगा ना एक भाई को। सिंचाई सुविधाओं में सुधार होने तथा कृषि की नवीन पद्धति को अपनाने पर भी इस भूमि से उनका गुजारा नहीं हो पाता है। अतः वे वर्ष के कुछ महीने में अतिरिक्त रोजगार खोजने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि सारा जब कृषि जोत का आकार छोटा हो गया, पहले खेत का आकार बड़ा था, परिवार भी छोटा था, पिता था, 3 गो बेटा था। अब क्या हो गया कि पिता है, 3 गो बेटा की शादी हो गई, उसके बच्चे आ गए, नन्हा मन्ना गोलू मोलू सब आ गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि पिता, माँ, ठीक है, 3 बेटा, उसके साथ 3 गो कन्या, ठीक है, फिर 2 2 बच्चे, 3 3 बच्चे, ठीक है, सोचो कितना परिवार हो गया। तो पहले जब इतना छोटा परिवार था तब खाना पीना नहीं हो पाता था, तो अब ज्यादा होगा तो कैसे होगा। तो अब वो लोग क्या करता है कि अपने खेत के अलावा, खेत में खेती करने के अलावा दूसरा भी कुछ काम करता है। आप दमगरी में भी देख सकते हैं, नादो में भी ऐसा देख सकते हैं कि खेती भी करता है, गाय भी पालता है, भैंसी पालता है, और कुछ इधर उधर भी बिजनेस वगैरह भी कर लेता है। दिल्ली पंजाब भी एक भाई चला गया, एक एगो बेटा वहां ऐसे करके काम करता है। सिंचाई सुविधाओं में सुधार होने तथा कृषि की नवीन पद्धति को अपनाने पर भी इस भूमि से उनका गुजारा नहीं हो पाता। चलिए यहाँ तो पढ़ ही लिए। रामपुर के अधिकांश किसान ऐसे हैं जिनकी कृषि जोतों का आकार बहुत छोटा है। जाहिर सी बात है, जिसको 20 बीघा है उसका भी 3 गो बेटा हुआ तो कितना हो जाएगा, ये 4 गो बेटा हुआ तो 5 5 बीघा होगा। उसका भी 5 5 बेटा को, जो 5 5 बेटा को फिर मान लो 3 3 गो बेटा हो जाएगा, तो सोचो कितना बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, ऐसे करके जमीन का आकार तो छोटा होता चला ही जाएगा। और इसका व्यवस्था तुमको बताए थे ना, सहकारी खेती, सहकारी खेती बताए थे, और चकबंदी बताए थे। 2 चीज हम बताए थे तुमको। चकबंदी होता है छोटा छोटा खेत है तो मिला के एक बड़ा खेत एक जगह कर देंगे, और सहकारी होता है कि पूरा दमगरी के सारे लोग मिल जाए और पूरा दमगरी में एक साथ खेती करें, और फिर जो उत्पादन हुआ सबको बांट दें। सहकारी खेती होती है, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक है, सुने होंगे कभी, आगे क्लास में पढ़ना इसको और अच्छा से। इन छोटी जोतों से प्राप्त आय उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी ओर गांव की आधी से भी अधिक भूमि पर बड़े किसानों का अधिकार है। ठीक है, जाहिर सी बात है, बड़े किसान का अधिकार है। हर गांव में होता है ना, कुछ लोगों के पास 25 बीघा जमीन है और किसी के पास एको बीघा जमीन नहीं है, किसी के पास 1 कट्ठा भी जमीन नहीं है। तो मान लो 5 6 आदमी के पास ही 25 बीघा, किसी के पास 30 बीघा जमीन हो गया तो हो गया ना बहुत ज्यादा। तो वही कह रहा है कि कुछ लोगों के पास आधा से ज्यादा जमीन है। तो दूसरी ओर आधी से अधिक भूमि पर बड़े किसानों का अधिकार है। बड़ा किसान, रामपुर के लगभग 50 परिवार मध्यम और बड़े कृषक परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से बड़े आकार की जोतों पर खेती करते हैं। ठीक है, सब गांव में होगा, तुम्हारे गांव में भी होगा, दमगरी में सब। इस गांव में कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे भी बड़ी आकार की कृषि जोत है। ठीक है, ये चीजें हैं। बिहार में भूमि का वितरण बहुत ही असमान है। वितरण का मतलब कि हमने आप लोग को बताया था एक दिन, याद होगा, समाजवाद, साम्यवाद, समाजवाद, साम्यवाद, उसके बाद पूंजीवाद। ठीक है, ये सब चीजें आपको बताया था कि कैसे कैसे संपत्ति पर किसका अधिकार होता है। ठीक है, समाजवाद में समाज का अधिकार होता है, साम्यवाद में सरकार का अधिकार होता है, और पूंजीवाद में व्यक्ति का अधिकार होता है। हमने बताया था, आप लोग को याद हो गया। चर्चा बस हमने इसीलिए किया कि ताकि आप लोग लिंक्ड हो जाइए उन चीजों से, तरोताजा हो जाइए आपका दिमाग। बिहार में भूमि का वितरण बहुत ही असमान है। असमान का मतलब वही, एक समान नहीं है, जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त आर्थिक विषमता का परिचायक है। आर्थिक विषमता, विषमता का मतलब फिर आर्थिक, आर्थिक का मतलब अर्थदंडा, अर्थ, इकोनॉमी, पैसा। जिसके पास ज्यादा खेत ज्यादा पैसा, जिसके पास कम खेत कम पैसा। बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, हर एक सरकार, भारत सरकार भी सर्वेक्षण कराती है प्रत्येक साल। जो बजट आता है ना, हर एक साल जो बजट आता है, चाहे भारत सरकार का बजट हो या बिहार सरकार का बजट हो, हर एक साल उस सब दोनों सरकार आर्थिक समीक्षा कराती है कि पिछले साल की तुलना में इस साल क्या परिवर्तन हो गया। मैं आपको बता दूं, जो भी इसमें यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं, मैं उनको बता दूं कि हर एक साल यूपीएससी में और बीपीएससी में ये जो हर एक साल का आर्थिक सर्वेक्षण आता है और जो बजट होता है, उससे क्वेश्चन रहते हैं, कम से कम
कम से कम अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बिहार सरकार का बजट आएगा, उसकी आर्थिक समीक्षा भी आएगी। जो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनसे पूछिएगा कि भैया आर्थिक समीक्षा पढ़े हो, उसमें से क्वेश्चन आता है, खुद बताएगा अरे आर्थिक समीक्षा से 10 से 15 क्वेश्चन रहता है, नहीं पढ़ेंगे ना 10-15 क्वेश्चन जो छूट जाएगा तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा जो होती है ना उससे तो हर एक साल आता है। तो राखी को भी पढ़ना पड़ेगा, मनसिका को भी पढ़ना पड़ेगा, समीक्षा को भी आर्थिक समीक्षा पढ़ना पड़ेगा, जो तैयारी करेंगे उसका हर एक साल आता है बजट और आर्थिक समीक्षा। बिहार सरकार के इतना आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 20% कृषि योग्य भूमि पर 20% कृषि योग्य भूमि पर 2.5% मध्यम एवं बड़े किसानों का अधिकार है। आप समझ रही हो, मतलब 20% कृषि पर मात्र 2.5% लोग का अधिकार है। मतलब इसको ऐसे समझो कि 100 खेत है और 100 आदमी है। ठीक है, तो 20 खेत पे ना मात्र 2.5 लोग का अधिकार है। अब देखो, इनकी जोत का आकार 4 हेक्टेयर से अधिक, इसके विपरीत मात्र 36% कृषि योग्य भूमि पर 80% और 36% 36 खेत पर जो है ना 80% लोग का अधिकार है। देख रहे हो, 80% लोग जो है 36% खेत पर 80% लोग का अधिकार है, जबकि 20% खेत पर 2.5% लोग का अधिकार है। तो मुट्ठी भर लोग, बहुत गिने चुने वाले लोग का ज्यादा जमीन पर अधिकार है और बहुत संख्या वाले लोग का कम 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 खेत पर अधिकार है। तो ये 36 को डिवाइड कीजिएगा 80 में तो कम ही पड़ेगा ना, और 2.5 को डिवाइड कीजिएगा 20 में तो ज्यादा पड़ेगा ना। यहां से ठीक है, तो चले, इनकी जोतों का आकार 1 हेक्टेयर से भी कम है। क्लियर। अब श्रम की आपूर्ति, श्रम देखिए, आपको हमने बताया था ना कि किसान खेती जो हम लोग करते हैं, तो किसान अनाज अनाज पैदा करके भाग जाता है खेत में। तो एक सर्किल है जो चलता है, एक सर्किल, खेती फिर ये उद्योग धंधा। कैसे, देखो देखो हम बताते हैं। क्या हुआ, अनाज का जो उत्पादन ज्यादा हुआ, अनाज का उत्पादन ज्यादा हुआ, तो क्या की राखी ने जो है ना कि पावरोटी का फैक्ट्री बैठा दी, या किसी चीज का, या चिप्स का फैक्ट्री बैठा दी। तो आलू को यूज करने लगी यहाँ। ठीक है, तो आलू को जैसे ही यूज करने लगेगी तो इसके पास पैसा ज्यादा होगा ना, फिर फैक्ट्री वगैरह ज्यादा पैसा आएगा इसके पास, ज्यादा पैसा आया तो खेती में पैसा लगाएगी, और ज्यादा उत्पादन होगा तो इसके पास पैसा बढ़ते चले जाएगा। तो नतीजा क्या होगा, हार्वेस्टर खरीदेगी, उसके बाद थ्रेसर खरीदेगी, बड़ा बड़ा चीज खरीदेगी, और खरीदने से क्या होगा, मजदूर की जरूरत कम पड़ेगी इधर। तो फिर यहाँ जो मजदूर बेरोजगार हुआ वो कहाँ जाएगा, उद्योग धंधा में जाएगा। ठीक है, खेत का बंटवारा हो गया, खेत से पेट नहीं भरता तो कहाँ जाएगा, तो कुछ टाइम यहाँ भी खेती करेंगे, कुछ टाइम जाके उद्योग धंधा से पैसा भी लाएंगे, फैक्ट्री में काम करके पैसा भी लाएंगे। ठीक है, तो इस रूप से दोनों चलता रहता है। ठीक है, फिर क्या होगा कि उद्योग धंधा में क्या चाहिए, मजदूर चाहिए, और बगैर मजदूर के तो फैक्ट्री चलेगा नहीं। तो उद्योग वाला यदि पैसा ज्यादा देगा, ठीक है, तो ज्यादा पैसा देगा तो किसान किसान की तरफ से मजदूर उधर भागेंगे। ठीक है, और उधर पैसा लेंगे और फिर आएंगे किसानी की तरफ। कहने का मतलब एक सर्किल है जो चलता रहता है, और इसी से हमारी अर्थव्यवस्था जो होती है, चाहे प्राथमिक क्षेत्र हो, सेकेंडरी क्षेत्र हो, या तृतीय क्षेत्र हो। ठीक है, एक डेवलप होता है तो दूसरा भी प्रभावित होता है, और दूसरा प्रभावित होता है तो तीसरा भी प्रभावित होता है। ठीक है, अभी तुम लोग सुनते हो ना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर कंप्यूटर ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाए, ये सेवा क्षेत्र है। हम बताए थे आप लोग को, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर है ये। ठीक है, चलो आगे। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। भूमि के पश्चात श्रम जो है, श्रम श्रम श्रम, खेती के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले भूमि चाहिए ना। अब भूमि चाहने से थोड़े हो जाएगा, जब तक उसमें हम श्रम नहीं लगाएंगे, मेहनत नहीं लगाएंगे, मजदूरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो भूमि चाहिए, लेकिन भूमि के बाद श्रम चाहिए। तो भूमि के पश्चात, भूमि के बाद श्रम जो है, मेहनत, उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, यह उत्पादन का एक अनिवार्य साधन है, बगैर खेत के खेती नहीं हो जाएगा जब तक हम उसमें मेहनत नहीं करेंगे, श्रम नहीं करेंगे। भूमि और पूंजी उत्पादन के निष्क्रिय साधन है। सक्रिय साधन और निष्क्रिय साधन, भूमि तो हमेशा रहती है, पूंजी भी आदमी के पास है, लेकिन श्रम नहीं करेगा
तो पूंजी भी ऐसे रखा रह जाएगा और जमीन भी ऐसे रखा रह जाएगा। तो कहने का मतलब कि सक्रिय साधन श्रम ही है। पूंजी बगैर श्रम के बेकार है, भूमि बगैर श्रम के बेकार। भूमि पैसा बहुत है, खेत भी मेरे पास है, लेकिन मेरे पास मजदूर ही नहीं, तो खेत को जुतवाएंगे कैसे? फसल, आलू रोप दिए हैं, आलू उखड़वाएंगे कैसे? गेहूं रोप दिए हैं, गेहूं कटवाएंगे कैसे? तो श्रम श्रम, मजदूर श्रमिक चाहिए। तो श्रमिक जो है या श्रम है, वो सक्रिय होते हैं, ठीक है। और ये लोग निष्क्रिय, मतलब भाग नहीं लेता, लेकिन इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, एक्टिवली थोड़े पार्टिसिपेट करता है। जैसे हम लोग होते हैं ना, कोई क्रिकेट टीम ही खेलते हैं, तो 11 लोग खेलते हैं और 4 लोग पानी पिलाने के लिए बैठा रहता है। तो 11 एक्टिवली भाग ले रहे हैं, और वो लोग क्या होते हैं, जो क्रिकेट टीम के मैनेजर हैं या क्रिकेट टीम के कोच हैं, तो वो सक्रिय थोड़े रहते हैं, सक्रिय तो प्लेयर रहता है 11 को, ठीक है, वही चीज। कृषि कार्यों में शारीरिक श्रम की आवश्यकता बहुत होती है। शारीरिक श्रम की आवश्यकता होगी ना, आज तो आजकल मशीन आने लगा है, ठीक है। पहले तुमको पता है कि वो गेहूं, सॉरी, अनाज, सॉरी, वो लार से, धान से, अ, धान से वो निकालने के लिए मवेशी को ऐसे बांध दिया जाता था, मवेशी को चारों तरफ चक्कर मारा जाता था, और यहाँ पे चलता रहता था, और उस मवेशी चलते रहता था, तो उससे झड़ जाता था पहले। तो बाद में अब थ्रेसर थ्रेसर वेसर आ गया आज के डेट में, ठीक है। तो पहले तो शारीरिक श्रम के द्वारा ही होता था, या नहीं तो क्या करता था, धान है तो धान का पौधा लिया, जमीन में पटक पटक के मारता है, तो धान का उससे निकल जाता था। कृषि कार्य में शारीरिक श्रम की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। भूमि को जोतने के लिए, बीज को बोने के लिए, खेत को सिंचाई करने के लिए आदि की व्यवस्था करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। छोटे किसान अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से खेती करते हैं, क्लियर। इसी प्रकार वे कृषि कार्य के लिए स्वयं स्वयं श्रम की आपूर्ति करते हैं। जिसके पास खेत का, मैं देखते हैं ना, खेते में जाके पूरा परिवार लगा रहता है। मध्यम और बड़े किसान अपनी भूमि पर खेती करने के लिए भाड़े के श्रमिक लगाते हैं, या देखिए वो मनहुंडा डाल देता है या बटिया कर लगा देता है, ठीक है। तो भाड़े के, या नहीं तो क्या करता है कि मजदूर, दूसरा को मजदूर को लाता है, उसको कुछ पैसा देता है, काम कराता है ना। कृषि श्रम की आपूर्ति, आपूर्ति का मतलब सप्लाई सप्लाई सप्लाई, जैसे बिजली का सप्लाई, पानी का सप्लाई। तो सप्लाई, कृषि श्रम की आपूर्ति भूमिहीन ग्रामीण परिवारों अथवा सीमांत किसानों के द्वारा की जाती है। तो खेत में कौन काम करते हैं, तो जिनके पास, गांव में जिनके पास खेत नहीं है, तो खेत नहीं है, दैट दैट कहने का मतलब उनको आय का साधन तो है नहीं। गांव में तो खेत से या गाय से, मवेशी से ही अपना पेट चलाएगा। तो खेत नहीं है तो दैट, या जमीन नहीं है, तो क्या करेंगे, दूसरे के खेत में जाके काम करेंगे। जिनकी भूमि उनके जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त नहीं है। सीमांत किसान किनको कहते हैं? ऐसे किसान जिनके पास जमीन तो है, लेकिन इतनी जमीन नहीं है कि उसके उपज से उसका पेट भर सके, उसी को सीमांत किसान कहते हैं। सीमांत किसान ऐसे किसान को कहते हैं जिनके पास जमीन तो होती है, इतनी कम जमीन होती है जिसपे वो खेती तो करता है, लेकिन उससे इतनी मात्रा में अनाज का उत्पादन नहीं हो पाता जिससे उसका भोजन जो है, जिससे उसका भोजन जो है चल सके। यह उन कृषि श्रमिकों की भूमि से उपजाई जाने वाली फसलों पर कोई अधिकार नहीं होता, ठीक है। यह जो किसान होते हैं, ये श्रमिक होते हैं, दूसरे के खेती पर जो जाकर के मजदूरी करते हैं, तो उस फसल पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। बटेदार में तो बटिया बटेदार को अधिकार होता है, मनहुंडा में तो उसका, उस फसल के उत्पादन पे उसका अधिकार होता है, ठीक है। लेकिन जो कृषि श्रमिक होता है, तुम देखते नहीं होगे, जब धान काटने के समय जब जाएंगे, तो कितना 12 या 13 या 10 ऐसे लगता है, उसमें से एक कुरी उसको दे दिया जाता है, ठीक है। वही कुरी उसका मजदूरी होता है, ठीक है। हम लोग बचपन में देखा करते थे, इधर तो देख नहीं पाए हैं। कृषि श्रमिकों को काम पर लगाने वाले किसान उन्हें मजदूरी का भुगतान करते हैं, ठीक है। जो उसको काम पे लगाएगा वही ना उसको पैसा भुगतान करेगा। यह मजदूरी नगद मुद्रा में या अनाज के रूप में या दोनों के रूप में होती है। या तो उस मजदूर को कुछ पैसा दिया जाता है, या नहीं तो कुछ अनाज दे दिया जाता है, या नहीं तो देखती है ना फसल का कुछ बंटवारा, जब कुड़ी लगा कर एक कुड़ी ले लेता है। क्षेत्र, स्थान और समय के साथ कृषि श्रमिकों की मजदूरी की दरों में भी बहुत अंतर पाया जाता है। अब
मान लीजिए भागलपुर के क्षेत्र में, पटना के क्षेत्र में, या फिर मद्रास के क्षेत्र में, या दिल्ली के क्षेत्र में, या पंजाब के क्षेत्र में अलग होगा, हमारे यहाँ अलग है। स्थान, स्थान समझ नहीं रहे हो, एक स्थान मान लीजिए चलता है, इस गांव में ये चलता है, 5 गांव के बाद दूसरा चीज चलता है। समय, खरीफ के समय ये चलता है, रबी के समय ये चलता है, जायद फसल के समय ये चलता है, ये भी होता है। तो कृषि श्रम की मजदूरी के दरों में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है, ठीक है। कई बार खेतों की जुताई और बुआई आदि विभिन्न कृषि कार्यों अथवा अलग अलग फसलों के लिए भी मजदूर की पृथक दरें होती है। होता है ना, कभी धान के बोनी के लिए अलग मजदूर लाते हैं, उसके लिए अलग पैसा देते हैं, ठीक है। आलू बोने के लिए मान लीजिए हम अलग मजदूर लाते हैं, उसके लिए अलग पैसा देते हैं, ठीक है। खेत को नहीं देखती हो, कुदारी से खोदने के लिए अलग पैसा देते हैं। मतलब कहने का मतलब कि खेत में जो काम करने वाला मजदूर होता है, सबको एक ही समान पैसा नहीं मिलता। जैसा जो काम करता है उसके जैसा उसका गुण होता है, जैसा उसका काम रहता है, उसके अनुसार किसी को कम या किसी को ज्यादा पैसा मिलता है, वही कह रहा है। मजदूरी की दर पृथक पृथक किसको होगी, ठीक है। तो काम करने का तरीका जिसका जैसा होगा, जो अच्छा काम करेगा ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसके 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 काम करने का तरीका ज्यादा कीमती होगा मिलेगा। इसके साथ ही कृषि श्रमिकों को रोजगार की अवधि में भी बहुत अधिक अंतर रहता है। भारतीय कृषि की प्रकृति मौसमी होने के कारण, भारत की कृषि की प्रकृति कैसी है, मौसम है। मौसम नहीं जो हम लोग के साथ बैठी हुई है, मौसमी होने का मतलब है मौसम के अनुसार, ठीक है। अभी मौसम ठीक है तो खेती होगी, बरसात नहीं हो रही है तो खेती बंद हो जाएगी, ठीक है। और अभी गेहूं बोने का समय है, अब बरसात हो गया, मान लो अक्टूबर में गेहूं बोया जाता है, रबी फसल अक्टूबर में रोपा जाता है, बोया जाता है, और उस वक्त दिवाली, दशहरा और छठ के आसपास बरसात हो गया बढ़िया, क्या होगा, खेत रोपा जाएगा, नहीं रोपा जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि खेत में काम करने वाले मजदूर घर बैठे रहेंगे, ठीक है। तो मौसमी का मतलब वही होता है, उन्हें पूरे वर्ष काम न मिलकर कुछ विशेष मौसम में ही काम मिलता है। मौसम अनुकूल है तो काम रहेगा, फसल कटने का मौसम है तो काम मिलेगा, फसल बोने का समय है तो काम मिलेगा। प्रायः उन्हें भूमि की जुताई के समय, भूमि फसल को बोने के समय और फसल की कटाई के समय ही रोजगार मिलता है। किसको, जो श्रमिक हैं, जो दूसरे के खेत में जाके काम करते हैं। जाहिर सी बात है, जब फसल बोएंगे तभी ना उसको बुलाएंगे, फसल को जोना, खेत को जोतना है तभी ना उसको बुलाएंगे, या फसल को काटना है तभी ना उसको बुलाएंगे। क्लियर, कितना टाइम हो गया भाई। गांव के बहुत से भूमिहीन कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार के श्रमिक वर्ष में लगभग 5 से 7 महीने तक बेकार रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। और यही जो 5-7 महीना होता है, ये लोग दिल्ली पंजाब जाके भी कमा के आ जाते हैं। जब तक कृषि कार्य होते हैं तब तक, कौन रेज हाथ किया है, हाँ हाथ रेज किए, उठाओ, बोलो, सत्यम, राखी। सर, महिला सशक्तिकरण कब मनाया जाता है? महिला सशक्तिकरण कब मनाया जाता है, यस सर। तुम अभी पढ़ रही हो ये, तुम अभी ध्यान कहाँ चला गया, कल पूछना ये सब। गूगल करो, गूगल देखो। महिला सशक्तिकरण का मतलब महिला को मजबूत करना होता है, ठीक है। वुमेन्स एम्पावरमेंट डे देख लेंगे गूगल पे, कहिया होगा, ठीक है, बता देंगे, लिख देंगे ग्रुप में हम, ठीक है। ठीक है सर। हम राखी तुमको ये चाहते हैं कि तुम चीजों को याद मत करो, चीजों को समझो, ठीक है। चीजों को याद करना, जो 2 ढंग का दिमाग होता है, याद रखना। एक तो याद करने वाला और एक समझने वाला। समझने वाला दिमाग जो होता है ना, सबसे अच्छा ब्रेन माना जाता है। चीजों को समझो कि यह हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है। जैसे तुमको हम एक चीज बताते हैं, थोड़ा सा यहाँ हम रोक रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम इसलिए रोक रहे हैं कि हम पढ़ा रहे थे ये राखी चलेगी इस महिला सशक्तिकरण पर। दैट मीन्स ये प्रूफ करता है कि राखी का दिमाग यहाँ नहीं था, फसल की कुटाई, बुआई, जुताई के समय इसका ध्यान नहीं था, ये महिला सशक्त, इसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। खैर, हम तुमको एक चीज बताते हैं कि अभी समीक्षा आती है साइकिल से, स्कूल आती हो ना समीक्षा, सर। स्कूल आती हो ना साइकिल से, यस सर। ठीक है। तुम स्पीकर अपना ऑन रखना, तुम माइक्रोफोन ऑफ मत करना।
समीक्षा अपने घर से साइकिल से चलती है और स्कूल आने से कुछ देर पहले वो साइकिल से गिर जाती है। ठीक है। और जब गिर जाती है तो लोग क्या कहेंगे? लोग यही बोलेंगे कि अरे इसको साइकिल चलाने नहीं आता है, काहे साइकिल दे दिया उसको। एक आदमी ये बोलेगा। दूसरा आदमी क्या बोलेगा कि अरे वो चला तो रही थी, आगे में वो बच्चा कहाँ से आ गया जिसके कारण साइकिल से गिर गई। यह जो बात है, इसी को ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। रुको, समझना समझना, हम जो समझा रहे हैं इसको ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। सब्जेक्टिविटी किसको कहते हैं? समीक्षा इसलिए गिर गई होगी, समीक्षा को साइकिल चलाने नहीं आता होगा, पहला कारण। समीक्षा इसलिए गिर गई होगी कि जिस जगह वो गिरी वहां का रोड टूटा फूटा होगा, दूसरा कारण। समीक्षा इसलिए गिर गई होगी कि उसके आगे से कोई बड़ी गाड़ी आ गई होगी, तीसरी कारण। चौथी कारण, समीक्षा इसलिए गिर गई होगी कि साइकिल में कुछ खराबी होगी। पांचवी कारण कि समीक्षा इसलिए गिर गई होगी कि समीक्षा घर से परेशान होकर निकली थी, साइकिल चला जरूर रही थी लेकिन उसके दिमाग में घर का बात चल रहा था। ठीक है। पांचवी बात। छठी बात क्या हो गई? छठी बात क्या हो गई? ठीक है, कि साइकिल का चेन उतर गया। ठीक है, साइकिल पुरानी थी, साइकिल टूट गई। कहने का मतलब, जो मुख्य परीक्षा होते हैं आईएएस के, ठीक है, उसमें यदि क्वेश्चन पूछता है पीटी में, जो पीटी होता है ना, प्राइमरी टेस्ट, प्रारंभिक परीक्षा, वहां पूछेगा कि समीक्षा समीक्षा किस स्थान पर गिरी, उस जगह पर टिक लगा देगा। नादो में, नादो चौक पे, दमगरी स्कूल के पास, बीच दमगरी में, शुरुआत के दमगरी में, अपने घर के पास। ठीक है, तो आप टिक लगाइए कि नहीं स्कूल के पास गिरी। ये तो हो गया पीटी का परीक्षा। मेंस की परीक्षा में क्या होगा कि समीक्षा इस रोजाना साइकिल से स्कूल, घर से स्कूल जाती थी। समीक्षा के गिरने के क्या कारण थे, किस कारण को आप उचित समझते हैं, उस कारण पर प्रकाश डालें। ठीक है, अब तुम लिखो। ठीक है, समीक्षा ये साइकिल चलाती थी, इतने वर्षों से चला रही थी। समीक्षा के साइकिल का जो है ना, रिपेयरिंग बहुत दिन से पचा हुआ था। समीक्षा अपने पापा को बोलती थी कि पापा रिपेयर कर दीजिए, उसके पापा गांव में नहीं थे, रिपेयर नहीं हो रहा था, तो किसी तरह से वो खराब साइकिल को ही चला के स्कूल आ रही थी। जिस दिन वो एक्सीडेंट की, उस दिन जो है कोई खराब साइकिल लेके जा रही थी। दूसरा चीज क्या हो गया कि एग्जाम उसके सामने में था, स्कूल में एग्जाम था। एग्जाम एग्जाम की बात जो है, पढ़ाई, रात भर पढ़ाई की थी, एग्जाम का बात उसके दिमाग में चल रहा था। रोड पे साइकिल तो चला रही थी, दूसरा एग्जाम का बात उसके दिमाग में घूम रहा था। एक तो साइकिल खराब, दूसरा दिमाग में उसका कुछ और बात चल रहा था। पैडल मार रही थी लेकिन दिमाग उसका वहां था नहीं, हैंडल का बैलेंस नहीं बना पाई। इसी बीच में क्या होता है कि जिस जगह वो गिरती है उस जगह का रोड खराब है। रोड खराब ही नहीं था, सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था, उससे वो हड़बड़ा गई। साथ में अचानक बगल से एक आदमी, बच्चा क्रॉस करके तेजी से दौड़ गया। इन सब चीजों का नतीजा ये हुआ कि वो समीक्षा वहां गिर गई। ठीक है, यही मुख्य परीक्षा में होता है और पीटी में होता है। चीजों को एक दूसरे से जोड़ना है। ठीक है, और यही जो चीजें होती है ना, और ये कैसे होगा? तो चीजों को जब तुम पूरे रूप से देखोगे ना, पूरे घटना को पूरे रूप से देखोगे ना, तो तुमको चीजें समझ में आ जाएगी। घटना को, कोई भी घटना हो, कोई भी घटना हो, अकेले नहीं घटती है बाबू। उसके पीछे, उसके आगे बहुत सारा कारण होता है। ठीक है, उस सारे कारण को तुम समझ जाओगे। इसी को विजन कहते हैं, विजन। आंखें सबके पास होती है, विजन किसी बहुत कम के पास होती है। और जो गुरु के पास विजन होता है, यदि वो विजन उस बच्चे को दे दे, जो विजन मैं आपको दे रहा हूं, यही विजन है। विजन, दृष्टि, आंख तो है आपके पास, वो देखने का नजरिया मैं दे रहा हूं आपको। ये जो देखने का नजरिया आपके पास जा रहा है, ये विजन बहुत कम दे ही नहीं पाता। अच्छा अच्छा टीचर के पास विजन ही नहीं है तो देगा क्या? तो ये विजन जब आपके पास जाता है, ठीक है, तो आपके परफॉर्मेंस में चेंजिंग आता है। ठीक है, तो हमने जो बात हुआ था, राखी की जो बात की थी, उसी के कंटेक्स्ट में हमने ये सारी चर्चा कर दी। ठीक है, हम लोग इस पे आते हैं। राखी, कंसंट्रेट योरसेल्फ। हमने कहा था, क्या कहा था, कि जो पढ़िए बस वहीं रहिए। जब इस चीज को छोड़ देंगे, जब महिला सशक्तिकरण पे जाएंगे तो महिला सशक्तिकरण की चर्चा करेंगे।
जब इस पे है तो इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रही हो? जब खेलने जाएंगे तो कंप्लीट खेलेंगे, खाना बनाना तो कंप्लीट खाना बनाएंगे। देखो कैसे नहीं होता। खैर चलो हम लोग आगे चलते हैं। गांव के बहुत से भूमिहीन कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। कुछ मामले में अच्छा था कि मान लीजिए वो बच्ची के दिमाग में से चल रहा था, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि दैट मीन्स कि अच्छा गुण है, लेकिन इस अच्छे से कभी कभी होता है ना, अच्छा काम करने से भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ा रहे हैं वो तो आप नहीं समझ पा रही हैं। ठीक है, तो इसको समझिए, वो भी पूछिए, जरूर बताएंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसको पढ़ते हैं। गांव के बहुत से भूमिहीन कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ तक तो 7 महीने तक बेकार है। जब तक कृषि कार्य होते हैं तब तक इन लोगों को काम मिलता है। जब कृषि का मौसम समाप्त होता है तो ये बेरोजगार हो जाते हैं। गांव में होता है, आप देखते होइएगा। कहा पहले हम लोग थे ना बच्चा में, बुरा मत मानिएगा, किसी जाति का इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हम एक प्लेसिटम जो एक मुहावरा है वो बताते हैं। अघन में रार गरज के बोले दोसर, मतलब इस कहने का मतलब जो अघन का महीना होता है ना, वो जो खेत बोने वाला होता है गरज के बोलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका डिमांड होता है ज्यादा, सब लोग खेत में काम कराना चाहते हैं। ठीक है, और हर एक खेत का मालिक उसके सामने झुक झुक के बात करता है कि भैया मेरे खेत में आ जाओ, पहले हमारे बोई दी, पहले हमारे खेत में बोई दी। ठीक है, तो ये वहां से आता है। ठीक है, और जैसे ही वो मामला खत्म हो गया, ठीक है, तो फिर देखो, इसीलिए कहने का मतलब जिसकी जरूरत समाज को ज्यादा रहेगी उसका वैल्यू तो रहेगा ना। वही चीज है। जब तक कृषि कार्य होते हैं तब इन लोगों का काम मिलता है, लेकिन कृषि का मौसम समाप्ति होते ही ये बेरोजगार हो जाते हैं। अतः कृषि श्रमिक, जो कृषि में खाद करने वाले श्रमिक, हमेशा काम की खोज में रहते हैं। कृषि का यंत्रीकरण होने से भी उनके लिए रोजगार के अवसरों में कमी आती है। जाहिर सी बात है, यंत्रीकरण का मतलब समझ रहे हो? कृषि में कृषि में जो टेक्नोलॉजी का प्रवेश हुआ, कृषि में जो ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर सोचो, एक ट्रैक्टर कितना खेत जोत देता है। पहले उसी खेत को जोतने के लिए कितने हलवाहे की जरूरत पड़ती थी, कितने मजदूर की जरूरत पड़ती थी, इसको समझने। थ्रेसिंग थ्रेसिंग जो थ्रेसिंग होता है कि धान का पौधा को पटक पटक के उसमें से धान का अथी निकालते हैं। ठीक है, लेकिन आज की डेट में थ्रेसिंग देते हैं, तुरंत तुरंत धान अलग, घास भूसा अलग, ये अलग हो जाता था। पहले इसी को करने के लिए कितना टाइम लगता था। तो कहने का मतलब, कृषि का यंत्रीकरण होने से रोजगार के अवसरों में कमी आई। कृषि श्रमिकों को कठिन परिश्रम करने पर भी अपेक्षाकृत बहुत कम मजदूरी दी जाती है। कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की कमी है, कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर की कमी है। अब देख ही रहे हैं, रोजगार रोजगार मिलता है लेकिन कम समय में ही मिलता है। जब मौसम होता है खेती का उसी समय मिलता है, अदरवाइज रोजगार नहीं मिलता। अतः वे उचित मजदूरी के लिए मोल भाव करने में असमर्थ होते। कहे थे ना, हम लोग बताए थे ना कि कीमत दो ढंग की होती है, मांग प्रेरित और लागत प्रेरित। तो यह लागत प्रेरित का नहीं मैटर है, मांग का है। जब श्रमिक की मांग ज्यादा होगी तो श्रमिक को पैसा ज्यादा मिलेगा। जब श्रमिक का मांग ही नहीं है तो उसको पैसा क्या मिलेगा? तो श्रमिक की मांग ही नहीं है तो उसको श्रमिक को पैसा ही नहीं मिलेगा। क्लियर? सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत कृषि श्रमिकों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर निश्चित कर दी है। और न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी है सरकार ने कि इतने रुपया कम से कम उसको देना ही होगा। तुमने देखा है ना कि वो मनरेगा, ठीक है, मनरेगा वाला चलता है कि वो रोजगार गारंटी स्कीम, कि जो कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता है साल में इतने दिनों तक, उसको जो है कोई चाहे वो पुल बनाना हो, रोड को खोदना हो, रोड बनाना हो, उसमें उसको रोजगार दिया जाएगा, है ना? मनरेगा के तहत उसको रोजगार दिया जाता है ना। ठीक है, तो वो इस सब इसी के लिए है कि कृषि श्रमिक जो है, खेती में काम करने वाले श्रमिक है, जब खेती का मौसम नहीं है तो उसको दूसरे एरिया में हम उसको रोजगार दें, कुछ पैसा कमाए, ताकि उसका जीवन, उसका चूल्ही और चौका भी उसका चले। परंतु व्यवहार में इनका पालन नहीं होता। उन्हें न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी मिलती है। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी मांगेगा, लोग उसको कामे पे नहीं लगाए, जो जो हम ही क्या लगे, तू कथिल कर भी, हम ही क्या लगे, 2 दिन में हम ही धीरे धीरे क्या लगे, इस तरह से होता है। या फिर मनरेगा में भी तुम देखोगी कि मजदूर को ले जाता है, पैसा उसको देना है 350 रुपया, उसको 200 रुपया दिया और साइन करा लिया 350 पे। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, खूब होता है। तो ये सारी चीजें जो है एक गरीब के साथ एक अन्याय होती है।
कृषि श्रमिकों की मजदूरी कम रहने के कारण वे हमेशा ऋण से ग्रस्त होंगे। जिनके पास पैसा नहीं है, मजदूरी कम है, तो खाना खाएगा ना भाई, कपड़ा चाहिए, बीमार पड़ेगा तो ऋण लेगा, ब्याज लेगा, सूद लेगा। हम लोग की तरफ सूदखोरी चलता है ना जी, देखते नहीं हो? ठीक है, सूदखोरी, ये ऋणग्रस्त, ऋण से ग्रस्त, सूदखोरी। ठीक है, और सूद लेते हैं। हम दिल्ली पंजाब जाने के लिए सूद लेते हैं, पंजाब से भेज देंगे पैसा, खूब चलता है ये सब। हमारे ग्रामीण समाज का यह वर्ग सर्वाधिक निर्धनों की श्रेणी में आता है। सबसे निर्धन जो है, सबसे गरीब माना जाता है ये लोग, है ना? बिहार की गन्ना देश की गन्ना का मतलब गिनती देश के सर्वाधिक पिछड़े हुए राज्यों में होती है, होता ही है ना। बिहार को बीमारू स्टेट भी कहा जाता है, बीमारू। ठीक है, बीमारू राज्य। भारत में बिहार को बीमारू राज्य भी कहा जाता है। तो सर्वाधिक पिछड़े हुए राज्यों में होती है। यहाँ की कृषि अत्यंत पिछड़ी हुई अवस्था में होती है। यहाँ देखो, तुमको हम बताए थे ना कि 1960-65 के दशक में ही पंजाब और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में थ्रेसर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर का यूज होने लगा था। अब इधर 5 साल 10 साल से हम लोग यहाँ धीरे धीरे ये सब आने लगे हैं। क्यों? तो हमारी कृषि पिछड़ी हुई थी। अतः बिहार में कृषि श्रमिकों की स्थिति और भी दयनीय है। कृषि श्रमिक खेत में काम कर रहे हैं, उसकी दयनीय है, मतलब खराब हालत है उसकी। उन्हें प्रायः कृषि के मौसम में भी काम नहीं मिलता है। चूंकि आज के डेट में, पहले तो मशीन से खेती होता था तो नहीं होता था, तो रोजगार मिल जाता था। अब तो मशीन से खेती होता है, तो अब सोचो उसको और मजदूरी में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। उदाहरण के लिए उत्तर बिहार के एक बड़े भाग में प्राय प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। जब जब बाढ़ आएगी तो उस वक्त भी खेती तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, बाढ़ आने से वर्षा के मौसम में बाढ़ आने से वर्षा के मौसम में पाई जाने वाली खरीफ की फसलें नष्ट हो जाती है। खरीफ की फसलें, जब बरसात, जो धान वगैरह जो है, बताए थे ना कि खरीफ की फसलें हैं, तो धान की फसलें जो होती है, बाढ़ आने से वो फसलें नष्ट हो जाती है। कुछ महीने के लिए कृषि के क्षेत्र में कोई काम नहीं रहता। बाढ़ आएगा, जाहिर सी बात है, खेत का खेत बह जाता है, लोग घर छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं रहने के लिए। चूंकि हमने क्या बताया था कि पानी जब ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो खतरनाक, पानी कम होगा तो अकाल हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार में क्या होता है ना कि बिहार में गंगा के उत्तर वाला जो एरिया है वहां पानी बहुत आएगा, और गंगा के दक्षिण वाला जो भाग है, दक्षिणी भाग में, वहां अकाल पड़ता है, पानी नहीं होता। इधर पानी खूब होता है। ठीक है, इधर पानी आएगा कि बाढ़ बहा देगा, इधर पानी नहीं होता। अतएव अतः इस क्षेत्र के बहुत से कृषि श्रमिक रोजगार की खोज में पंजाब और हरियाणा के गांव में चले जाते हैं। तुम देखते होगे, हम लोग के गांव में भी बहुत सारे लोग पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में जाके काम करते हैं। अथवा दिल्ली में, दिल्ली भी जाता है, तो दिल्ली के लिए रहे, दिल्ली से कमा के न लिए, मुंबई जाता है, सूरत जाता है, हैदराबाद, जहां भी उद्योग धंधा है वहां जाता है आदि सर। वे रिक्शा और ठेला चलाने तथा भवन निर्माण, मतलब भवन निर्माण में तुम देखते हो कि हम लोग के गांव का बहुत सारा ऐसा आदमी है जिसको हम लोग जानते हैं कि वहां गया है, घर के दीवार का पेंटिंग करता है, वहां पे पेंटिंग से पैसा बढ़िया कमाता है। ठीक है, कोई जो होता है वहां पे राजमिस्त्री का काम करता है। राजमिस्त्री कौन होता है? जो ईटा सीमेंट बालू को जोड़ता है, मकान बनाता है, उसको राजमिस्त्री करते हैं। ये सारा काम करता है। कुछ लोग वहां जाकर के बाल दाढ़ी भी काटते हैं, बहुत तरह की बातें हैं। अन्य कार्यों में दैनिक मजदूर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, कुछ लोग रिक्शा भी चलाता है वो लोग। ठीक है, कुछ लोग वहां जाके दिल्ली पंजाब में बैंड बाजा, जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि बैंड बाजा कुछ खास जाति के लोग बजाते हैं। ठीक है, वहां जाके लोग, कुछ लोग बैंड बाजा भी बजाते हैं। कृषि क्षेत्र में रोजगार का अभाव होने के कारण बिहार के अधिकांश गांवों में इस प्रकार से पलायन हो रहा है। पलायन का मतलब चले जाना। ठीक है, या तो डर से पलायन होता है, किसी के डर से पलायन कर जाओ, यहाँ से पलायन कर जाओ नहीं तो आगे मार देगा, तो डर से पलायन। ठीक है, या फिर रोजगार के लिए पलायन, यहाँ रोजगार कम है, वहां रोजगार ज्यादा है, तो जहां रोजगार कम है वहां से जहां रोजगार ज्यादा है वहां लोग जाते हैं, तो पलायन हुआ ना। ठीक है, इस रूप में हम लोगों ने आज यहाँ तक पढ़ा। ठीक है, और कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या और पढ़ना है? ठीक है, आज छोड़ देते हैं। ठीक है, कल हम लोग यहाँ से आगे, कल हम लोग पढ़ेंगे।